नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ डिम्पी कालरा और प्रियंका। और जो आप विजुअल्स देख रहे थे, ये हमारे सबके प्यारे राकेश जी के विजुअल्स थे। हमारे ऑफिस में आए थे निकुंज, और मैं उनको अंदर लेके आ रहे थे। और राकेश जी, 1 साल हो गया राकेश जी को हमें छोड़ के गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख जो उन्होंने हमें दी हैं, बाजार में उतार चढ़ाव को कैसे नेविगेट किया जाए, कैसे बिहेव किया जाए, अपने मन को कैसे काबू में किया जाए, हज़ारों लाखों चीज़ें वो इतने कम समय में बाजार को सिखा के गए हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दुख की बात है कि वो हमारे साथ नहीं है, और शोक की बात है बिल्कुल, लेकिन एक खुशी भी है और कि उनका आशीर्वाद और उनकी सीख पूरे बाजार में, जिन्होंने उनको गुरु माना, हम लोगों ने तो निकुंज और हमने बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया ओवर द ईयर्स, बहुत कुछ सिखा के गए। और आज हम दिन भर उनकी सीख को बाजार में बात करते रहेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। एक छोटी सी मैसेजिंग। इनफैक्ट प्रियंका, बिग बुल को आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वीकेंड में फैमिली के साथ एक छोटी सी हॉलीडे में गया था, और वहाँ पर भी ना, जब मेरे पास खाली समय था तो मैं राकेश जी के पुराने वीडियोस देख रहा था। ओके। और मैं उनकी बातें सुन के, जो उन्होंने 18 नाउ में और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से भी शेयर की है, क्योंकि राकेश जी जो ना एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थे। करेक्ट। अगर एक पर्सन, एक कोई भी इन्वेस्टर या निवेशक सिर्फ यही सब्जेक्ट पकड़ लेना, ये मैं बहुत दिल से बात बोल रहा हूँ, हाँ। कि मुझे राकेश जी के ऊपर रिसर्च करनी है, और आप ओवर द इयर्स उनके जीवन को, वो इतने बड़े दोस्त थे, आपको पता है बाजार में जिन लोगों के उनके मित्रता थी, वो बताते हैं दोस्त हो तो राकेश जैसा। रात के 3 बजे भी कॉल कर देंगे तो राकेश जी खड़े हैं उनके साथ। तो एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो एनीवेज, कमिंग बैक, तो मैं बातें उनकी स्पीचेस सुन रहा था। और आज की बात है ना अजय, आज सारे सभी बोल रहे हैं कि ये सदी भारत की है, लेकिन वो तो ये एक बात कब से कह रहे थे। उन्होंने ये बात सही है, ये बात सही है। 20 साल से तो मैंने देखा है उनको, उनसे बड़ा इंडिया बुल मैंने देखा ही नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो एक अपने आप में रिसर्च का विषय है ये। हर इन्वेस्टर को उनकी, और ढेर सारी स्पीचेस, चाहे 18 नाउ पे हो और प्लेटफॉर्म्स पे, वो खुल के अपने मन की बात रखते थे, कुछ छुपा के रखते नहीं थे। हाँ। तो इतनी अवेलेबल है, ये एक नेशनल एसेट है मेरे हिसाब से। कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें वो निकुंज को ऑन द स्पॉट करेक्ट करने में भी पीछे नहीं हट रहे थे। उनका प्यार था, वो बहुत प्यार करते थे, खूब डांटते थे, खूब हम लोग की लेग पुलिंग करते थे। देखिए, हमारे और निकुंज की कुछ 10-12 साल पुरानी फाइल फुटेज हमारे डायरेक्टर साहब पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए, लेकिन राकेश जी की यादें है, क्योंकि वो तो लास्ट के समय तो काफी बीमार भी थे। हाँ, हमेशा उनकी यादें बनी रहेंगी, और बाजार को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमेशा उनकी बातचीत से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाजार की बातचीत कर लेते हैं। चलिए बाजार की बात करते हैं, आज के ट्रेड सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यूएस मार्केट से तो आपको वीकनेस के साथ एक्चुअली थोड़े से वॉचफुल लग रहे हैं सारे बाजार। आप इंडिया मार्केट्स को देखें तो वो भी सीपीआई का इंतजार करें, और वहां पर फेड कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी नजरें अब इसी बात पे टिकी हुई है कि इन्फ्लेशन कब, फेड रेट पॉज करने कब वाला है, क्या पिवट टाइमलाइन। देखिए, आपको याद होगा, पहली बात तो बता दूं कि बहुत सारा डेटा इस समय यूएस में आ रहा है, यूएस में और ग्लोबल डेटा आ रहा है, और निवेशकों को, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको उसके ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बढ़िया ट्रेड स्ट्रॉन्ग यूएस Q2 जीडीपी के बाद मेटल ने बना था, आपको याद होगा, लेकिन वो ट्रेड फिजल आउट हो गया। क्यों? डॉलर की वजह से। डॉलर की वजह से भी, और चाइना का बहुत कमजोर डेटा आया। करेक्ट। तो अगर चाइना का भी डेटा बढ़िया आ जाता तो लॉन्ग मेटल ट्रेड को बल मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चाइना का डेटा कमजोर आया। दूसरी बात, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एफओएमसी के मिनट्स आएंगे। बिल्कुल। और ये जो मामला 1.5-2 महीने पहले उठा था कि ये पिवट है या ये पॉज है, इसका लिटमस टेस्ट होगा अब, क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ के प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस सब रिबाउंड कर गए। आपका एनर्जी और नेचुरल गैस $87 पे तो क्रूड आ गया। बिल्कुल, 7 हफ्ते से लगातार सर्च पे। तो ये लोगों को डर है कि ये बात पक्की होगी कि साहब ये पॉज था, पिवट नहीं है, यानी 1-2 और रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज टेबल पे आ चुकी हैं। इसीलिए बाजार भी हमारा कमजोर हो गया। हमारा बाजार भी, पिछली बार कमेंट्री आपने, हम लोग ने यही साथ में सुनी थी, थोड़ा सी कॉशियस थी कमेंट्री। ये लोगों को डर है कि कहीं एफएमसी के मिनट्स जो आज 16 अगस्त को आएंगे यूएस में, और हम 17 को उस पर रिएक्ट करेंगे, कहीं कॉशन भरे ना हो, इसलिए बाजार ऑलरेडी साइडवेज होके एकदम कॉशियस हो गया, वॉचफुल हो गया। दूसरी बात, एक तरफ तो आएगी एफएमसी का डेटा, लेकिन
आपकी जो जो फिरंगी बहनें हैं वो कितना शॉपिंग पे गई है, यानी रिटेल सेल्स का डेटा वो आएगा। और रिटेल सेल्स का फिरंगी बहने से मतलब आपका फिरंगी भाई नहीं हो सकते? हाँ, मतलब वही भाई बहन मित्र आपके, जो आप इतना ज्यादा ग्लोबल ट्रैवल करती है तो सारे आपके मित्र जो है वो कितनी उन्होंने बाइंग की है, तो रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, वो है एक्चुअल डेटा। और एफओएमसी की मिनट से एकेडमिक डेटा। तो इस हफ्ते यूएस में एक्चुअल डेटा, यूएस की इकोनॉमी का क्या हाल है, रिटेल सेल्स, करेक्ट, और बाजार के जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनका कमेंट्री में रसाकशी होगी, टग ऑफ वॉर होगी। इसलिए यूएस मार्केट आपको मिले जुले बंद दिए और इस हफ्ते हाई रहेगा। तो मैं तो अपने इंडियन ट्रेडर्स फ्रेंड्स से ये कहूंगा कि पोजीशन थोड़ी कम रखिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल हो सकता है। ये हाल है यूएस मार्केट का। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप है, लेकिन अजय डोमेस्टिक मार्केट के लिए आप कैसे इस समय बाजार को देख रहे हैं? क्योंकि हमने चार्ट के जरिए और लेवल्स के जरिए भी चेक किया कि फ्राइडे को निफ्टी ने 20 दिन का एवरेज ब्रेक किया, बल्कि बैंक निफ्टी ने तो 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। वो चार्ट भी दिखा देंगे, आप जरा इसको बताइए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी हाँ, बैंक निफ्टी एक महीने के लोएस्ट लेवल पे फ्राइडे को क्लोजिंग दिया। अगर आप इंट्राडे देखें डिम्पी, तो कल जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो कमजोर मानी जाएगी चार्टिकली भी और फंडामेंटली भी, क्योंकि उसकी जो वीकनेस आई वो 3000 करोड़ रुपए के सेलिंग के साथ आई थी। तो यानी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग, एक तो गैप डाउन खेले, उसके बाद डेज लो बंद हुए, पूरे दिन में एक भी इंट्राडे रिकवरी की अटेम्प्ट नहीं हुई बैंक निफ्टी पे। निफ्टी को भी लेके आई है 19,500, जिसको हम काफी दिनों से डिफेंड कर रहे थे, वो भी छूट गया हमसे और हम उस 500 लेवल के नीचे करीब 400 क्लोज बंद हुए। ये जो आप बता रहे थे कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी 50 डे, लेकिन यही नहीं, दबा के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी, मतलब आपका बता रहा है कि कई महीनों के लोएस्ट लेवल पे डेटा निकाल के लाए अगर हम, तो बताया 40 पे आ गया है। मतलब लॉन्ग पोजीशन जो 75 हुआ करती थी करीब 1.5 एक्सपायरी पहले, वो घट के 40 पे आ गई है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 40% रह गई है, जो कि काफी छोटा नंबर है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। क्या हम सपोर्ट लेवल्स पे आ गए हैं? क्योंकि अगर आप पीसीआर का डेटा देखें 0.1 के पास आ गया, कहीं ना कहीं ओवर भी हो सकता है, तो यहां से एक रिबाउंड का भी केस बनता है। लेकिन अगर एफआई फ्लोज बड़े लेवल पे अभी भी बाहर की तरफ रहे, आउटफ्लोज, जो कि मैं अगर डेटा निकाल के लाऊंगा कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, एशिया में ओवरऑल एक्स चाइना एफआईएस का पैसा थोड़ा खींच रहा है। जो पहले हमने आपको ग्लोबल बातें बताई थी, उसके चलते कॉशन सा आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मामला अगर होता है तो दबाव बना रह सकता है। 19,200 19,300 तक भी रूल्ड आउट नहीं है, सिर्फ एफआई आउटफ्लो के बशर्ते। हालांकि सपोर्ट पीसीआर के हिसाब से तो एक रिबाउंड का केस बन रहा है, ओवरसोल्ड हो गए टेक्निकली। लेकिन अगर आप कंपोनेंट्स को देखिए, बैंक्स की बात करें, जितने बड़े दिग्गज हैं सब कमजोर थे। एचडीएफसी बैंक, कोटक, आपका इंडसइंड बैंक, सारे कमजोर बंद हुए। सिर्फ एक मिड कैप में जो एरिया है, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहां बहुत अच्छी बाइंग आपको दिख रही है, तो उस पर हम बात करेंगे। दूसरा हिस्सा बड़ा है आपका ऑटोज का, मारुति, आयशर, बजाज, हीरो, सब में कमजोरी नजर आई। तो बैंक्स और ऑटो बहुत कमजोर हैं। काफी हद तक आईटी साथ दे रहा था, लेकिन फ्राइडे को उसने भी हाथ खींच लिया। इनफैक्ट फार्मा भी लार्ज कैप कमजोर होता हुआ नजर आया। तो ये एक्चुअली साइन अच्छा नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी आउट परफॉर्मेंस थी, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। आपको केमिकल स्टॉक्स जो भयंकर तरीके से ओवरसोल्ड है, वहां भी गुजरात फ्लोरो को देखिए आप, जीएम फॉडलर जो केमिकल का ही कैपिटल गुड्स बनाता है, अच्छी बाइंग। तो कुछ ओवरसोल्ड और पिटे हुए एरिया में मिड कैप्स में अच्छी बाइंग नजर आई। लेकिन ये पूरा ट्रेंड नहीं कह सकते, आपको कॉशियस रहने वाला मामला है इस समय, क्योंकि फ्लोज 3,000 करोड़ कब बेचा था? लास्ट जुलाई में बेचा था। हाँ, बहुत समय के बाद आया। जून जुलाई में इतना बड़ा आउटफ्लो दिखा था। तो अगर मामला फ्लोज का गड़बड़ रहा, मिड कैप आईटी में भी बाइंग आई फ्राइडे को। तो चुनिंदा मिड कैप जहां या तो मजबूती है, या वैल्यूएशन सपोर्ट है, या पिटे हुए, तीनों मैंने बताया आपको, मिड कैप आईटी, मिड कैप केमिकल्स और मिड कैप पीएसयू बैंक्स, इनमें अच्छी वैल्यू बाइंग हो रही है। बाकी अगर देखिए पूरा बाजार कमजोर था फ्राइडे को, बट लार्ज कैप स्पेशली और निफ्टी जबरदस्त, सारे कंपोनेंट्स, इसको आप बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ पे बाइंग थी। तो सेटअप तो गड़बड़ है। एफएनओ का डेटा डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी ये जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इतना कमजोर हुआ है, इसको आप कैसे पढ़ते हैं?
अजय ये बात बिल्कुल तय है, मार्केट के अंदर पुरानी कहावत है कि जब एफआईज आते हैं तो फिर वो भाव नहीं देखते, सिर्फ सौदा पंच करते हैं। ये कुछ अगर आप जनवरी से लेके अगस्त तक के बीच में देखेंगे, 8 महीने में इसने 2 बार प्रूव किया है। आप स्टार्टिंग से सिर्फ चेक कर लीजिए, आपको शॉर्टनेस 72 दिखेगा। जनवरी का 18, 15, मार्च में हम लो पे आ गए थे, यहीं से मार्केट का भी लो बना था। अब आप जस्ट प्लेट को दूसरा करेंगे तो अप्रैल में सीधा 11 से 42, जुलाई आते तक 50 और इससे पहले तक तो हम 70% तक पहुंचे हैं। और अब अगस्त में ड्रास्टिकली फिर से हम 40 पे आ गए हैं। इसलिए आप जब आपको एक फोर्स चाहिए होता है कि बार बार हम सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसको ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहे, ऊपर क्यों नहीं भाग रहे, ये उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। इसलिए हमने जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा डाटा निकाला कि लॉन्ग शॉर्ट में चल क्या रहा है, आखिरकार क्यों एफआईज पार्टिसिपेट इस समय नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि मार्च से लेके टिल जुलाई तक उन्होंने काफ़ी पैसा भारत से बनाया है और इस तेज़ी के अंदर शायद उनकी तरफ से वो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। लेकिन अभी भी हम इंट्राडे मतलब मंथ लोस पे नहीं गए हैं जो कि हमको मार्च में दिखे थे 11% के। अभी भी गुंजाइश काफ़ी है, इसलिए नीचे वाले लेवल यानी कि जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनके लिए भी रूम काफ़ी होगा और जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है उनके लिए भी रूम काफ़ी होगा, क्योंकि 85% तक हम लॉन्ग भी गए हुए हैं। इसलिए मिडल ऑफ द पाथ हैं, दोनों तरफ में कोई एक बड़ा स्विंग की वेट हो रही है मार्केट के अंदर, जिस तरफ आएगा उसी तरफ आप ट्रेड कीजिएगा। अब आपने एक निफ्टी का पॉइंट पूछा, मैं निफ्टी क्लियर और कर देता हूं। निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर बिल्डअप कम शॉर्ट के साथ हुआ है, यानी कि शॉर्ट जो हुए हैं वो हल्के हाथ से किए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट ने 500 तो तोड़ दिया लेकिन 300 ब्रेक नहीं किया है। ये इसने पहली बार 20 दिन का एवरेज ब्रेक किया, जबकि इसका पीयर, इसका भाई जो है बैंक निफ्टी, उसने 50 दिन एवरेज ब्रेक किया हुआ है। इसलिए इसका डैमेज कम होगा, ये चलेगा भी कम, आप इसको ऐसा मानिएगा चलेगा भी कम। इसलिए इसके लिए पहला सपोर्ट अभी 19,300 का बचा हुआ है। 400 अगर आज बचा गया तो और काबिल तारीफ है। रेजिस्टेंस 600 और 800 के आसपास बने हुए हैं। ये जो मैं एक पॉइंट और इसके अंदर नोटिस करवा दूं, इसके अंदर 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है। टिपिकली तो जब शॉर्ट होता हमने सीरीज के शुरुआती 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ की थी जो जस के तस बने हुए हैं। इसका मतलब निफ्टी अभी भी भारी काफी है, इसको हल्का किया जा सकता है, तो इसी भारीपन से ये शॉर्ट कवरिंग भी करवाने की कैपेसिटी रखता है। बट बी अवेयर, अगले 2 से 3 दिन में बाजार कुछ ना कुछ करेगा जरूर, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। निफ्टी का डाटा देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ये तो निफ्टी की बात हुई, सारे लार्ज कैप्स पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और प्रेशर दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का क्या हाल, इतने समय से आप देख रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स का जो रिवाइवल, क्या थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आज निम्पी? देखिए, अब मैं एक वर्ड आपके सामने बोलता हूं, जो करेगा बैंक निफ्टी करेगा। बैंक निफ्टी ने इससे पहले भी आपको वीकनेस दी, आपको चलने ही नहीं दिया, और अब भी जो करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा। मैं उसकी सिर्फ 3 वजह आपको बताता हूं। अगर आप रोज बैंक निफ्टी का हमारा डाटा देखते हैं, खैर ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छा हुआ है चार्ट भी आ गया। ये हेड एंड शोल्डर हमने बकायदा ड्रॉ किया आपके लिए, देखिए ऊपर हेड है, 2 तरफ से शोल्डर है। इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई ना, तो ये मेक ब्रेक जो हमने लेवल्स लिखा हुआ है ना, इसके अंदर फॉल सीवियर हो सकता है। अभी तक तो ये ब्रेक नहीं हुई, अभी हम उसी जगह पे खड़े हैं। इसलिए मार्केट के पास एक रिदम है, एक प्ले है अभी भी बैंक निफ्टी के पास। देखिए अहम सपोर्ट पे है, अगर ये चला तो बहुत अच्छी कवरिंग कराएगा, और मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी से ही आपकी निफ्टी चलेगी, बिना बैंक निफ्टी से अब निफ्टी को उम्मीद ही मत कीजिए कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार कर देगा। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी 8% का ओपन इंटरेस्ट है। माइंड इट, 12, 8, 8 ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। करीब 1.25 लाख शेयरों से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। बैंक निफ्टी में इतना बारूद भर चुका है कि आप 500-800 पॉइंट आप देखेंगे भी नहीं, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। आप कुछ एक दिनों में बोलेंगे अनिल जी आपने बात सही की थी, ये 500-600 पॉइंट देखेगा भी नहीं अगर ये शॉर्ट कवरिंग पे आया और या फिर गिरावट पे आया तो इसलिए बी अवेयर, बैंक निफ्टी में ज्यादा सावधान रहिएगा। इसमें ताजा बिकवाली है, जबकि निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग है। अनवाइंडिंग को हल्के हाथ से हो रही, रोकी जा सकती है, बल्कि ये काफी सीवियर हो रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा क्रिटिकली होगा। डिम्पी, 2 स्टॉक्स कौन से जिन पर नजर रखनी है आज? पहला शेयर जुबिलेंट फूडवर्क का है। देखिए बेस वाले शेयर पकड़िए, इस समय ब्रेकआउट के शेयर ढूंढना है, फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। इसलिए जिनका बेस अच्छा है, जिन्होंने इस गिरावट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया और अपने आप को रोक के रखा, उसमें से एक जुबिलेंट फूडवर्क
वर्क है। 1-2 दिन पहले भी हमने इसके बारे में शो के दौरान भी जिक्र किया था। आप ये देख पा रहे हैं इसका स्ट्रॉन्ग बेस हमने नोटिस करवाया हुआ है और बस ये ब्रेकआउट के कगार पर ही आके खड़ा हुआ है। तो उम्मीद तो ये है कि जुबलेंट के अंदर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाना चाहिए अगर आप जुबलेंट फूड वर्क देख रहे हैं तो। दूसरा शेयर होगा बैंकिंग से ही हमने एक पीएनबी को रखा है, पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप वो शेयर भी चेक करेंगे तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके रुका हुआ है। यहां से अगर ये पार हुआ तो बहुत अच्छा चलेगा पीएनबी। ये आप रेजिस्टेंस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम है, थोड़ा चल चुका है, इसलिए जब जब ये हरी लाइन के आसपास आके, मैं वो लेवल्स भी आपको बता देता हूं, ये करीब है 58 के आसपास, 58 से लेकर 60 के बीच में भर सकते हैं और उसके बाद इसका ब्रेकआउट का आप इंतजार किया, आपको अच्छे पैसे देके जाएगा। अगर आपको 62 पे डर लग रहा है कि मैं 62 पे पीएनबी नहीं भरूंगा, तो ये 2 शेयर है, दोनों लॉन्ग के हैं, बट दोनों के साथ एक वार्निंग, आप वॉल्यूम कम रखिएगा और दोनों के दोनों शेयर्स में वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही ट्रेड कीजिएगा। और लास्ट शेयर आपको ध्यान होगा, हमने इंडिया सीमेंट दिया था, वो गिरते हुए बाजार में भी 6% चला। इसी तरह के शेयर हम खोज के लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपका दिन बेहतर हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। हमारे साथ प्रशांत हैं, प्रशांत सावंत, हमारे साथ जय हैं और हमारे साथ सुमित मूलचंदानी। आप तीनों का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया एक एक्सटेंडेड वीकेंड में भी छुट्टी नहीं मनाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आधा बॉम्बे तो खाली हो गया है और हमें ये बड़ी दिक्कत हो रही थी आज वैसे आने के लिए, लेकिन आप सबके साथ ट्रेडिंग डे तो मनाना ही था, कल स्वतंत्रता दिवस है वो भी मनाना है, इसलिए आप सबका स्वागत है यहाँ पे। प्रशांत जी, आप बहुत ही शानदार लग रहे हैं, आपकी हरी जैकेट बहुत अच्छी दिख रही है। इसलिए पहला सवाल आपके साथ, बताइए साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा को कैसे रीड करते हैं, कैसे ट्रेड बैठाया जाए, कमजोरी का साइन या ओवरसोल्ड सिचुएशन, रिबाउंड का केस? जी अजय जी, प्रियंका, डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अजय जी, पिछले हफ्ते मैंने निफ्टी के फ्यूचर्स पे काफी दिनों बाद, इनफैक्ट मेरे जहां तक मुझे याद है 3 महीनों के बाद, एक शॉर्ट ट्रेड रेकमेंड किया था जब वो करीबन 19,640 पे फ्यूचर्स आए थे। मेरा स्टॉप लॉस था 19,730 के करीब, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट में फ्यूचर्स में देख रहा था वो था 19,400। तो आज भी मैं कहूंगा जो शुक्रवार की क्लोजिंग हुई है फ्यूचर्स में, वो 19,500 के इर्द गिर्द हुई है। 19,400 एक मेक और ब्रेक लेवल है फ्यूचर्स में। यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है, बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो शायद हम 150 पॉइंट और नीचे 19,250 तक जा सकते हैं। मुझे लगता है जो पेन होगा वो 19,250 19,100 के आसपास मार्केट फ्यूचर्स में बॉटम आउट होना चाहिए इसी हफ्ते में, ये मेरा नजरिया है। तो पहले 2 दिनों के लिए मैं बहुत थोड़ी सावधानी बरतूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छे सपोर्ट के करीब आ रहे हैं। जैसे कि बिल्कुल अभी एक सेंटेंस में डिम्पी ने जस्ट समअप किया था कि ब्रेकआउट की वजह जो बेस के करीब आ रही है वहां पे ध्यान रखिए। ब्रेकआउट फॉल्स हो सकते हैं अगले 2 दिनों में। मैं थोड़ा सा मार्केट में स्लगिशनेस टू वीकनेस देख रहा हूँ, बट वहां पे एक बेस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 2 तरीकों से रेकमेंड करूंगा। एक तो जिन्होंने मेरा शॉर्ट ट्रेड फॉलो किया होगा, वो उनका इनिशियल स्टॉप लॉस जो 19,730 था फ्यूचर्स में, उसको आप ऊपर कॉस्ट पे लाके अभी 19,640 600 के आसपास रख दीजिए और होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली आपको जो टारगेट था 19,400 वो आज या परसों तक मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखूं तो बिल्कुल यहाँ पे पेन जो है वो ज्यादा लग रहा है। जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी वो 44,500 के नीचे फ्यूचर्स क्लोज हुए थे, और यहाँ पे जो मेक और ब्रेक लेवल होगा वो होगा ऑलमोस्ट 44,200 44,200। ये अगर ब्रेक हो जाए तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा 43,600, यानी करीबन 600-700 पॉइंट नीचे, जो बिल्कुल अभी कुछ वक्त पहले डेटा रीडिंग के वक्त कहा था कि 600-700 पॉइंट आपको दिखेंगे भी नहीं। तो मुझे बिल्कुल मेरा भी वो नजरिया मैच हो रहा है, बट डाउन साइड कि 43,600 के आसपास फ्यूचर्स में एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में वॉचफुल रहने की रणनीति होगी। लॉन्ग्स बिल्कुल मत रखिए, शॉर्टिंग नहीं आता है तो वेट कीजिए 2-3 दिनों के लिए कि बेस बन जाए और वहां से हमें एक दिन का भी फर्म बाउंस दिखे, हम फिर हमारे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल 2 दिनों के लिए इंडेक्स पे लॉन्ग मत रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पैनलिस्ट को और ज़्यादा लोग जोड़ते हैं उसके अंदर। हमारे साथ मितेश पंचाल भी आ चुके हैं और साथ में आज अविनाश गोरखशकार भी हैं, जल्दी हैं आज, बहुत ही अच्छी बात है। सुबह सुबह फंडामेंटल कॉल्स शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मितेश, आपका भी स्वागत है। अब सिलसिला शुरू करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ का। सुमित, आप बताइए आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आज के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल।
तो कल जैसे मार्केट हॉलीडे है तो एडवांस में ही एक इंडिपेंडेंस डे की बधाइयां सबको। तो यहाँ पे जैसे भी डिम्पी जी ने बोला कि जो काफी टाइम से एक बेस बना रहे हैं, बिल्कुल उसी थीम पे ही मेरा भी रहेगा। देखिए वर्लपूल पहला स्टॉक है, काफी टाइम से आप देखिए एक डाउनवर्ड चैनल में हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपना एक 1200 और 1300 का जो लेवल था वो काफी टाइम से सस्टेन करने के बाद एक फ्रेश रनअप स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछले 3 से 4 सेशंस को आप देखिए और वीकली क्लोजिंग भी काफी अच्छा दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट थोड़ा सा बन सकता है, तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक को। करंट मार्केट प्राइस है 1542, आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 1817 एंड 2002। जो दूसरा स्टॉक है वो है मन्नापुरम। मन्नापुरम में आप देखिए वीकली में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया हुआ है और सस्टेनेबल क्लोज आया हुआ है। तो यहाँ पे आप बाय करने की देखिए 182 एंड 199 के टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 131 का। ऑलराइट, तो ये तो आपकी कॉल्स रही। ठीक है, अब जय है और मितेश है, उनसे भी समझ लेते हैं। जय बताएं, मॉर्निंग आपके आज के रिकमेंडेशंस क्या हैं? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो आज मेरे रडार में हिंद कॉपर जो पहला स्टॉक है वो मुझे अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पर हम देखें तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, डेली चार्ट पर अच्छा खासा ब्रेकआउट है। फ्राइडे के दिन में काफी अच्छा चला और एक अहम रेजिस्टेंस को पार किया, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अभी भी मोमेंटम है जो अराउंड 172 तक ले जा सकती है ये स्टॉक को। तो यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन होगी हिंद कॉपर पर। टारगेट प्राइस 172 और स्टॉप लॉस अराउंड 148 का हम रख के चल सकते हैं। ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, आरएसए की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ऑल्सो दूसरा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो अराउंड 170 टू 175 के बीच में, तो ये पहला टारगेट रहेगा हिंद कॉपर में। और दूसरा जो स्टॉक है वो मैग्नेटेशिया के नाम से जाना जाता है, जिसका एनएससी कोड रीम है। तो ये स्टॉक ने भी काफी अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। 724 का क्लोजिंग है फ्राइडे के सेशन में। सो यहाँ पर टारगेट हम 798 का लगा के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 698। ये स्टॉक के खासियत ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ आ रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर अभी चल रहा है। 700 का साइकोलॉजिकल मार्क पार करके अभी टिका हुआ है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ऑल्सो अभी उसके ऊपर सीधा रेजिस्टेंस जो हम बोल सकते हैं वो सीधा 800 के वहां पर आ रहा है। तो यहाँ पर बीच में कोई हर्डल नहीं दिख रही। इफ मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये दोनों स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस 1-2 दिन में ही दिखा सकते, तो ये दोनों स्टॉक पर बाय की रिकमेंडेशन। इन दोनों आपके मेटल टाइप के स्टॉक्स, जो मिड कैप मेटल स्टॉक्स हैं, वो आपको पसंद आ रहे हैं। मितेश, आपके सिस्टम्स और मेथड्स क्या स्टॉक्स थ्रो अप कर रहे हैं? मितेश बाबू, आपको आवाज आ रही है? यस, मुझे हाँ जी, बताइए। ओके, आप आज ब्लैक कोट और व्हाइट टाई में एकदम वकील साहब लग रहे हैं। और मेथड के हिसाब से 3 स्टॉक्स है जो आइडेंटिफाई हुए हैं। पहला है आवास फाइनेंशियल्स, अराउंड 1500 के लेवल्स के ऊपर एक वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। 16-13 स्टॉक्स चल रहा है अभी। स्टॉप लॉस रहेगा 1525, 1525। पहला टारगेट रहेगा 1775, दूसरा टारगेट रहेगा 1855। दूसरा जो है वो बहुत ही एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद नोसिल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है 210 के लेवल के ऊपर, और बहुत कम स्टॉक्स है जो क्वार्टरली चार्ट के ऊपर क्वालिफाई होते हैं। तो 231.65 क्लोजिंग है, 231 के ऊपर नोसिल में बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस रहेगा 208 का, पहला टारगेट 268, दूसरा टारगेट 287। और लास्ट जो स्टॉक्स है वो है सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज में ऊपर 3885 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कपल्ड बोथ मंथली एंड क्वार्टरली चार्ट के ऊपर आया है। तो यहाँ पे 4078 के ऊपर सोलर इंडस्ट्रीज बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। 3825 जो है उसका स्टॉप लॉस रहेगा, 585 पहला टारगेट, 4678 दूसरा टारगेट। ठीक है, भले मार्केट ने एवरेजेस ब्रेक कर दिए हो, भले आपको गिफ्ट निफ्टी आज भी 50 पॉइंट नीचे दिख रहा हो, लेकिन अभी तक एक भी ट्रेड शॉर्ट का नहीं आया। सबको ही ऐसा लग रहा है कि बाजार जो गिरा है थोड़ा एक झटका और देगा, फिर बेस वाले सभी शेयर्स पकड़ लो। वो सभी के सभी शेयर्स आपको कॉमन लिख रहे होंगे अब तक तीनों गेस्टों के। अब प्रशांत जी से उनके ट्रेड भी पता कर लेते हैं। प्रशांत जी, आपके भी बाय हैं सारे? जी, 2 स्टॉक्स रडार पे होंगे। फर्स्ट होगा मेरा फेवरेट प्राइवेट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 84 क्लोजिंग बेसिस। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 98 देख रहा हूँ। जस्ट राउंड नंबर 100 कभी कभी रिएक्ट करता है, तो टारगेट 98 को रखेंगे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये
एक हर डिप में, हर मार्केट करेक्शन में आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years। नेक्स्ट पिक मेरा होगा हुडको। यहाँ पे एक अच्छा वैलिड ब्रेकआउट नजर आया बैक बाय वॉल्यूम, तो यहाँ में स्टॉप लॉस रखूंगा 62 क्लोजिंग बेसिस। टारगेट मेरा होगा 75 से लेके 78 का। ये ट्रेडिंग आइडियाज हमारे पैनलिस्ट की तरफ से हमारे रिसर्चर भी जुड़ रहे हैं, लेकिन अविनाश गोरखशकार भी हमारे साथ आ चुके हैं और उनसे भी हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अविनाश, आप क्या स्टॉक्स आज अब लेके आए हैं, कुछ आपके रेडार पे इंटरेस्टिंग? इससे पहले कि हमारी तो लिस्ट पूरी तैयार है आपसे बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि आप मिड कैप में हमेशा स्टॉक पिकिंग करते रहते हैं, कुछ डिस्कस करें। नहीं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अजय, प्रियंका। देखिए, हमने 2-3 स्टॉक्स आप ही के चैनल पे पहले कहा था। इमेजिका हमारा पसंदीदा स्टॉक है एम्यूजमेंट पार्क्स में। बहुत ही दमदार नंबर आ गए, 100 करोड़ के रेवेन्यू पे 50 करोड़ का इबिटा आ गया है। स्टॉक अभी करीबन 61 चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, इस लेवल से भी अगर किसी को लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से जैसे मैनेजमेंट ने कहा है कि जून क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर उनका बहुत अच्छा पीक। अविनाश, इमेजिका में मैनेजमेंट भी बदला हुआ है ना? इसका डायरेक्टर साहब 1.5-2 साल का बड़ा चार्ट लेके आइए, वहां पे टर्न अराउंड हो रहा है, राइट? अविनाश, यहां पे कुछ टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है क्या? मैनेजमेंट भी बदला है? मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो पहला क्वार्टर तो नॉर्मली पीक क्वार्टर होता है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन ये बिजनेस में मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव बात लगती है अजय, वो ऑपरेटिंग लिवरेज है। इनके लिए अगले 2-3 साल के लिए कोई बड़ा एक्सपेंशन आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 50% से नीचे की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं और इनके पास कम से कम 400 करोड़ के डिफर्ड एसेट्स है, यानी कि जो पीबीटी और पीएटी बनेगा वो बेसिकली सेम रहेगा। एक्चुअली एक अच्छा टैक्स शील्ड भी उनको मिलता है। ये दोनों बातें मेरे ख्याल से काफी अच्छी रहेगी। और इनका जो कॉम्पिटिटर है वंडरला, इनके भी नंबर्स बहुत ही दमदार आ गए। ये भी करीबन 630 पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो अभी सेगमेंट है अम्यूजमेंट पार्क का, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ट्रैक्शन देखने को मिला है। लग तो रहा है कि अगले 12 से 15 महीने के लिए यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आएगी। आउटडोर एक्टिविटीज अभी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई भी डिप भी मिलता है तो खरीदना चाहिए। आई थिंक अभी ट्रैक्शन शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली नियर टर्म का हमारा जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 75-80 है। उसके बाद दूसरा जो शेयर जो टर्न अराउंड है अजय, जो आपको भी पता होगा, वो जैन इरिगेशन है। बहुत ही दमदार नंबर आ गए, 1700 करोड़ पे 225 करोड़ का इबिटा और करीबन 1900 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और यहाँ पे भी कर्जा काफी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत डेट रिस्ट्रक्चरिंग बाकी है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एग्री प्ले है और काफी बड़ा ऑर्डर बुक है, काफी बड़ा प्रेजेंस इनका रूरल इंडिया में है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आपके नजर में आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, ऐसे बाजार में जब बहुत एलिवेटेड लेवल्स हो चुके हैं, आपको ऐसे थीम्स पकड़ने हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। अविनाश, तो ये दो आपको स्टॉक्स यहाँ पसंद आ रहे हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब अपनी रिसर्च टीम को भी इंक्लूड करते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। हमारे साथ शरद हैं जो आज के स्टॉक्स से न्यूज़ बताएंगे और अर्निंग्स वाले सारे स्टॉक्स बताएंगी हमें पूजा। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। पहले पूजा के पास चलते हैं। पूजा, बताएं कौन कौन सी अर्निंग्स ओवर द वीकेंड? जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत सबसे पहले ओएनजीसी के नतीजों से करेंगे। अनुमान से बेहतर नंबर्स आए हर फ्रंट पर। आय में गिरावट आई 7% की, लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे वहां पर करीब 49% की बढ़त कंपनी ने पोस्ट की है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो ये थे ओएनजीसी के नंबर्स। कुछ फार्मा कंपनियों के नतीजों पर नजर डालें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने को मिले हैं। मार्क्सवाइज फार्मा के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए। आय में 15% की ग्रोथ, मुनाफा 15% से बढ़ा है कंपनी का। और औरोबिंदो फार्मा के नतीजे भी हर फ्रंट पर मजबूत ही हैं। आय में करीब 10% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा भी 22% से बढ़ा कंपनी का और मुनाफे में भी करीब 9.5% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा फिनोलेक्स केबल्स के भी नतीजे स्ट्रॉन्ग हैं। आय में 19% की ग्रोथ है, मुनाफा 34% बढ़ा कंपनी का। पीटीसी इंडस्ट्रीज के नंबर्स में देखेंगे तो आय में करीब 57% की ग्रोथ और मुनाफा 290% बढ़ा है कंपनी का। तो बेहद ही मजबूत नतीजे हर फ्रंट पर। एस्ट्रल के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। मुनाफा 35% की बढ़त और आय में भी करीब 6% की बढ़त देखने को मिली है। नायका के नतीजे मिले जुले हैं। आय में तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो 9% की बढ़त देखने को मिली है और मुनाफे में करीब 37% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कुछ और नतीजों पर नजर डालें तो जेके सीमेंट्स के नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय में 21% की बढ़त जरूर नजर आ रही है,
लेकिन मुनाफा 30% से घटा कंपनी का और कामकाजी मुनाफा भी सपाट ही रहा है इस तिमाही। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के भी नतीजे हर फ्रंट पर कमजोर हैं। आय में 19% की गिरावट और मुनाफा करीब करीब 32% से घटा है कंपनी का। ठीक है, ये कुछ एक अर्निंग्स थी। अब फटाफट से खबरों वाले शेयर्स भी ऐड ऑन कर लेते हैं आपके लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं जरा आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले जो है टिमकेन इंडिया फोकस में रहने वाली है और यहाँ पे कंपनी की अनाउंसमेंट आई है कि उनकी जो जमशेदपुर की प्लांट है वो अगस्त 25 से लेकर सितंबर 3 तक जो है शट डाउन रहने वाली है। कंपनी का बयान है कि जो डिमांड है वो अब कम होगी, तो उसके कारण जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी को देखते हुए तहत उन्होंने जो है ये शट डाउन का जो है न्यूज़ दिया है। उसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में का कार ट्रेड टेक, और यहाँ पे एक एक्विजिशन हुई है जहाँ पे OLX इंडिया की जो क्लासिफाइड ऑटो बिजनेस होती है, जो आप इंटरनेट में क्लासिफाइड सेक्शन में जाते हैं, उसको उन्होंने खरीद ली है और उसका टोटल वैल्यूएशन लगभग 536 करोड़ का डील पे आया है। और एनालिस्ट का मानना है कि ये जो है वैल्यू एक्रेटिव कंपनी के लिए है और जो कंबाइंड एंटिटी होगा वहाँ पे लगभग 7 करोड़ एवरेज मंथली यूजर्स आएंगे और 3 करोड़ एनुअल लिस्टिंग्स होगी। तो एक टाइप से कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है इस स्पेस में। तीसरा स्टॉक रहेगा एवलॉन टेक, और यहाँ पे भी जो है कंपनी ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को घटा दी है। अभी जो है 15 से 25% कर दिया गया और पहले जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो 25 से लेकर 30% तक देखा गया था। लेकिन याद रखिए यहाँ पे भी कमेंट्री आ रही है कि जो US मार्केट्स है वहाँ पे थोड़ी वीकर डिमांड देखने मिल रही है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि 2 गाइडेंसेस जो है कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा जाइडस वेलनेस की भी देखें तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर लगा दिया है जहाँ पे कंपनी को रिस्ट्रेन करेंगे जो उनकी जो ब्रांड है शुगर लाइट उसको यूज़ करने के लिए बाजार में। अशोका बिल्डकॉन भी अपने रेवेन्यू गाइडेंस को घटा दी है, 15% अब कर दिया गया और पहले जो था वो 20 से लेकर 25% था। रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ में प्रमोटर की बाइंग हुई है, 1 लाख शेयर्स की जो है टोटल बाइंग देखने मिली है। और आखिर में लुपिन के बारे में बात करूंगा जहां पे थोड़ी स्लाइट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है, जहां पे कंपनी को 0 ऑब्जर्वेशंस आया है US FDA के इंस्पेक्शन में उनके मध्य प्रदेश प्लांट में। लेकिन आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमने पकड़ा है कि जो गाइडेंसेज है वो कम हुए जा रहे हैं। आप कैपिटल गुड स्पेस में देख लीजिए या थोड़े इंफ्रा स्पेस में, तो इस स्पेस को ज़रूर आप ट्रैक करिएगा। ठीक है, ये सारे अदर स्टॉक से न्यूज़ बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया शरद। तो कई सारे हमारे पास अर्निंग्स वाले स्टॉक हैं, स्टॉक से न्यूज़ है, इन सब में पॉसिबल ट्रेड भी डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बार सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की वो ममाक्षी ने कंपाइल की। ममाक्षी बताएं। मॉर्निंग जी बिल्कुल, शुरुआट करते हैं हम ONGC के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि अगले 60 डेज में शेयर प्राइस एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ सकता है। ग्लोबल फ्यूल डिमांड डायनामिक्स जो है सुधर रहे हैं और इसका फ़ायदा कंपनी को काफ़ी हो सकता है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। अडानी पोर्ट्स भी हमारे रेडार पर। CLSA का कहना है कि काफ़ी मजबूत ट्रैफिक ग्रोथ के बावजूद कंपनी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। उनकी जो इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी है ये भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है सारे ही ऑडिट इश्यूज को रिजॉल्व करने पर सितंबर 2023 तक। ओवरऑल CLSA अडानी पोर्ट्स को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहता है और टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 878 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा मुथूट भी हमारे रेडार पर। एम्बेट हाईलाइट कर रहे हैं कि कस्टमर एक्विजिशन के चलते अच्छी ग्रोथ नजर आई है। इनफैक्ट उन्होंने FY24 के AUM ग्रोथ अनुमान को 15.5% पर तक बढ़ाया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं NIM रिकवरी भी आ सकती है और ओवरऑल मुथूट फाइनेंस के लिए एम्बेट बायर्स रहेंगे। इसके अलावा एस्ट्राल भी हमारे रेडार पर है। CLSA का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे कमज़ोर मार्जिन के चलते अनुमान से कमज़ोर आए हैं। वैल्यूएशंस भी काउंटर के लिए एक्सपेंसिव है, जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। अंडर परफॉर्म की राय से डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है और टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने सेम रखा है 1720 का। इसके अलावा JSPL भी हमारे रेडार पर। CLSA का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे कंपनी के अनुमान से मजबूत आए हैं, मगर एक्सपेंशन के जो प्लान्स है यहाँ पर डीले नजर आया है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन 1% सिर्फ मामूली 1% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। नेट डेट में थोड़ी सी गिरावट भी नजर आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें CLSA ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय से अंडर परफॉर्म की राय दी है और टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने बढ़ाकर 720 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे ABB पर। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि पहले तिमाही के नतीजे उनके अनुमान से मजबूत रहे हैं। काफ़ी मजबूत डबल डिजिट मार्जिन देखने मिली है सारे ही सेगमेंट्स में और ऑर्डर इनफ्लो खासकर ये काफ़ी अच्छा हेल्दी रहा है। तो ओवरऑल इसी के चलते मैक्वायरी ने ABB पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल ट्रेड्स कहाँ पे इन सारे स्टॉक्स की लिस्ट में से पोटेंशियल ट्रेड्स बनते हैं अपने पैनलिस्ट से हम डिस्कस करेंगे। ABB हालांकि नंबर अच्छा आया है और ममाक्षी बता रही थी कि अपग्रेड्स आए, लेकिन नोवामा जो एक ब्रोकरेज है
उसका ये कहना है कि एबीबी के जो मार्जिन है वो पीक मार्जिन है, एक्चुअली पीक ग्रॉस मार्जिन पहुंच गई है 40% के। तो अगर ये बात है तो क्या ये यहाँ से शॉर्ट आइडिया बन सकता है? ये मेरा सवाल स्पेशली इस लाइट में प्रशांत आपसे होगा कि अब देखिए टिमकिन अगेन एक कैपिटल गुड कंपनी है, उसने वीक डिमांड के चलते डायमंड ये अपनी गाइडेंस काटी है और एक व्यू ये बन के आ रहा है कि कैपिटल सबसे ज्यादा चला हुआ एरिया है और बाजार यहां से अगर कमजोर रहता है तो गुंजाइश यहां नीचे में थोड़ी बन सकती है। एबीबी क्या आपके हिसाब से कोई पॉसिबल ट्रेड बनता है नीचे की तरफ? जी अजय जी बिल्कुल। इनफैक्ट पहला 1 आवर अगर मैं ऑब्जर्व करूं और ये स्पॉट पे 4615 क्रॉस नहीं करे 4615, तो यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। 4615 के स्टॉप लॉस से आप कोई भी स्पाइक अगर मिले तो शॉर्ट कर दीजिए। मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 4400 तक जा सकता है और ये आप टारगेट रख सकते हो। तो थोड़ी भी स्पाइक मिले और 4615 का लेवल क्रॉस ना हो तो आप इसको स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट अराउंड 4400। मुझे लग रहा है ओवरऑल काफी स्ट्रेच्ड काउंटर है और इसने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हुए। अब एक वक्त आया थोड़ा कंसोलिडेशन टू वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है बहुत क्लियरली, तो थोड़ी भी स्पाइक मिल जाए ये डेफिनेटली एक सेल ऑन राइज कैंडिडेट बन जाएगा। एकदम सटीक राय, यही पूछ भी रहा था मैं आपसे कि एक सेल ऑन रैली का स्टॉक है, पका हुआ है, खिंचा हुआ है बहुत ज्यादा, संदेह नहीं है फंडामेंटल्स पे कुछ भी, राइट। लेकिन आप शॉर्ट करेंगे क्या? जो खिंचा हुआ वही ना। और कैपिटल गुड्स पे सारे नंबर्स हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो थर्ड देखिए बेस्ट प्राइस बेस्ट सिनेरियो सब हो गया हाँ। बेस्ट प्रेशर है इस पे। मतलब देखिए जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि श्रब्स डोंट ग्रो अप टू ट्रीज, ऑलरेडी बन गए ट्री, अब उसके ऊपर के आसमान में तो जाएंगे नहीं। हाँ। और बाजार हल्का भी कमजोर होगा तो एक बार फ्रॉड यहाँ से हटने की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टॉक है जिसपे थोड़ा मोमेंटम शुरू भी हुआ है और आज एक टैक्टिकल बाय कॉल आ गई है, वो है ओएनजीसी। $87 पे क्रूड आ चुका है और मिड टर्म में अगर अपवर्ड बायस है क्योंकि पूरे दुनिया ने प्रोडक्शन कट्स किए हैं, इनके रिजल्ट भी बहुत शानदार आए थे और टैक्टिकल बाय आइडिया आया है एक ब्रोकरेज का, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा जय से। जय ओएनजीसी में ये देखिए 147 वाला करीब 170 तक पहुंच चुका है, अच्छी रैली बन रही है पिछले 3-4 महीने में। क्या ये जारी रह सकती है 200 रुपए के लिए? क्या इसको राइड करें? किस लेवल्स पे एंट्री लें? तो डेली चार्ट पर ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा था, हायर हाई हायर लो का चल रहा है, अभी भी इंटैक्ट है ये स्ट्रक्चर। ऑल्सो देखना होगा कि 175 के अगर नीचे जा रहा है तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा हिल जाएगा और वापिस से दूसरा रेजिस्टेंस क्रिएट होके निचले साइड आ सकता है। ये आज के दिन में देखना होगा, अगर 175 सस्टेन रहा तो हम रैली कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। ऑल्सो वीकली चार्ट पर भी मुझे लग रहा है दूसरा रेजिस्टेंस अराउंड 182 183 के वहां पर है, तो तब तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा। इफ 175 इंटेक रहा आज के दिन में तो 182 के लेवल्स हम जल्दी देख सकेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई ओएनजीसी की। अब कुछ और अर्निंग्स को भी डिस्कस करते हैं और उनमें से एक स्टॉक लैंडमार्क कार्स, प्रॉफिट यहाँ एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुआ, इनफैक्ट YoY पैट 60% गिरा है। लैंडमार्क के लिए मेजरली हर क्वार्टर में हम देखें तो उनके लिए जो आफ्टर सेल सर्विस सेगमेंट है वहां पर अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन इस बार प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लैंडमार्क कार्स के एक बार चार्ट चेक करके मितेश आप बताएं, आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? लैंडमार्क कार्स की बात करूं तो अगर आप मंथली चार्ट देख ले तो कहीं ना कहीं पिछले महीने से 780 का टॉप बना है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली आई है और ये बिकवाली कंटिन्यूस रही है। अगर वीकली चार्ट भी देख ले तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, तो एज ऑफ नाउ कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसका जो रिसेंट रेजिस्टेंस है 754, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक स्टॉक जो है वो दबाव में रहेगा और पॉसिबिलिटी ये है कि 658 तक स्टॉक नीचे में आए, तो डेफिनेटली करंट लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। अगर री एंट्री या नई पोजीशन लेनी है तो वीकली चार्ट के ऊपर जब 754 के ऊपर स्टॉक बंद आता है उसके बाद ही लेनी चाहिए। तो अभी फिलहाल आप अवॉइड करना चाहते हैं और आप कंडीशनली नीचे इसे बाय करना चाहेंगे अगर एंट्री पॉइंट कोई ढूंढना चाहता है स्टॉक में। एक और स्टॉक अतोलोटो, उसे भी डिस्कस करते हैं। मुझे लग रहा था कि इतनी कमाई हो रही है बाजार में, बुल्स और बेयर की भी, ये क्यों? और खूब मर्सिडीज बिक रही है, कहीं कमजोरी दिख नहीं रही है अगर आप लग्जरी कार्स में देखें। और ये अकेला आपसे पूछती है ऑफलाइन कि आपने तो स्टडी किया होगा कि क्यों इनका पैट गिरा है। नहीं देखिए, ये जो है ना YoY देखने वाला नंबर नहीं है, मैं सिक्वेंशियल देख रहा हूँ, नंबर उतना खराब नहीं है। ओके, लेकिन इसके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि इनका कारोबार खराब हो गया हो या श्योर।
इसमें देखना पड़ेगा कि ये अकाउंटिंग एंट्री की वजह से कुछ कमजोरी आई है कि वाकई ऑपरेशनली कमजोर है नंबर। हाँ, इसके थोड़ा डीप में जाना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसा स्टडी करना पड़ेगा। से पूछते हैं लेकिन बिल्कुल पूछ लेते हैं, लेकिन स्टॉक पर तो रिएक्शन दिख रहा है। अविनाश से चलिए पूछते हैं इस पे। अविनाश, आपने लैंडमार्क के नंबर्स देखे क्या? इन्होंने थोड़े 2 पॉइंट नंबर्स आ गए। इनफैक्ट बहुत रेवेन्यू फ्रंट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियरली आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है। आई थिंक मार्केट एज्यूम कर रही है कि सेकंड हाफ में होपफुली जो वॉल्यूम ग्रोथ है प्रीमियम कार्स का वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक देखिए जो भी प्रीमियम कार्स कंपनियां जो भी इंपोर्ट करते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर बुक तो डेफिनेटली अच्छी है। मेरे ख्याल से शायद एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस क्वार्टर से ही कोई अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिले। तो आई वुड स्टिल बी पॉजिटिव ऑन लैंडमार्क कार्स। मुझे लग रहा है कि अगर गिरावट स्टॉक में देखने को मिलती है और कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट्री आती है एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें बाद में अच्छी अपटिक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जिस स्पेस में काम करता है अजय, वो मुझे लग रहा है कि हाई ग्रोथ सेगमेंट है और आने वाले साल में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बन सकती है अपॉर्चुनिटी। अविनाश, मैंने अभी भी इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के देख रहा हूं मैं, उन्होंने ये बोला है कि रेवेन्यू हैज विटनेस्ड अ डिक्लाइन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल मॉडल्स, यानी इट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। ऐसा नहीं कि दिक्कत थी डिमांड में, सप्लाई आई नहीं रही थी पीछे से। हाई एंड गाड़ियों की सप्लाई की कमी हुई कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स की, उसकी वजह से रेवेन्यू पे दबाव आया, एक्सेप्शनल दबाव है। और वो साफ बोलते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने इस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल आइटम भी लिया है, राइट ऑफ किया है जीप कुछ किसी गाड़ी की वजह से, कि वर्कशॉप से लार्ज वर्कशॉप में जा रहे हैं, छोटे से लार्ज, तो पुरानी वर्कशॉप को राइट ऑफ कर दिया। तो एक्चुअली ये कमजोर रिजल्ट नहीं है। अगर इसकी वजह से घटता है तो लेना चाहिए। अविनाश, थिंक अजय आपने राइट पॉइंट आउट किया है। देखिए मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली बिजनेस अभी भी अच्छे तरह से ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक्सेप्शनल आइटम आ गया है, प्लस इस प्रकार का जो रेवेन्यू ड्रॉप आ गया है वो शायद एक वन टाइम इफेक्ट होगा। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन करने वाला स्टॉक है और उसमें काफी बड़े इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल और एचएनआई इंटरेस्ट तो इस स्टॉक में ऑलरेडी बैठा है। बाय ऑन डिक्लाइन डेफिनेटली विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी। लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के एक प्लांट पे लुपिन के जांच हुई थी तो कोई ऑब्जर्वेशन मिली नहीं। ये अच्छी खबर है। फार्मास्यूटिकल्स में ल्यूपिन काफ़ी अच्छा चला हुआ शेयर भी है। प्रशांत, एक बार ज़रा चेक कीजिए, ल्यूपिन के लिए एक अच्छी खबर है। डेज लो पे बंद हुआ था बट वैसे शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हफ्ते का और मंथली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। एक बार ज़रा बताइए इस पर आज कैसे करें ट्रेड? जी अनिल जी, अगर इसकी मैं शुक्रवार की क्लोजिंग देखूं तो ये करीबन 1075 स्पॉट पे आई हुई है और जो एक अहम सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन 1040 का है। थोड़ा स्ट्रेच्ड है, तो मुझे चाहिए कि एक अगर डिप मिल जाए जो करीबन इसको 1050-55 तक ले आए तो वो एक अच्छे लेवल पे बाय हो जाएगा। आप ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका स्पॉट में 1040 के नीचे है, तो आप 1035 के आसपास क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। बट ओवरऑल पूरा सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। बट इस लेवल पे मैं एंटर नहीं करूंगा, जैसे मैंने कहा मैं वेट करूंगा 1055 के आसपास अगर मिल जाए तो डेफिनेटली मैं इसमें एंटर करूंगा। ठीक है अविनाश सर, एक सवाल आपसे। एक कंपनी है कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज, टेक के नाम से है, कार्ट्रेड टेक। हाँ, ये आज से ठीक 2 साल पहले अगस्त 2021 में ही लिस्ट हुई थी। इसका भाव था उस समय 1600 रुपये। आज इसकी कीमत है 527 रुपये। ये 1/3 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि हम OLX का ऑटो कारोबार को भी खरीद रहे हैं 500 करोड़ रुपए का। और सर, निवेशक इसको कैसे देखें? ये सुधरने के लक्षण है या फिर और खराब होने के? नहीं, आई थिंक डिप्टी देखिए कार ट्रेड का जो नंबर आ गया है वो काफ़ी उत्साहजनक है। काफ़ी समय के बाद बिजनेस स्टेबलाइज हो चुका है और ऑनलाइन कार मार्केट इंडिया में काफ़ी बड़ा है। हालांकि अभी भी इसमें ट्रैक्शन थोड़ा स्लोली आ रहा है, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि OLX का जो एक्विजिशन उन्होंने किया है इससे डेफिनेटली बिजनेस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात देखिए, जो पब्लिक इशू का प्राइस था वो तो काफ़ी एग्रेसिव प्राइस था, लेकिन अभी आपको ऑलमोस्ट आधे से भी कम IPO प्राइस से आपको शेयर मिल रहा है। अगर नजरिया कम से कम 12-18 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि एक यूनिक प्लेयर है जहाँ पे स्केलेबिलिटी है, जहाँ पे पोटेंशियल अच्छा है। बट हाँ, इसमें
थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तो एक क्वार्टर आया है। मार्केट उम्मीद करेगी कि OLX का मर्जर के बाद किस प्रकार से मार्जिन्स में, रेवेन्यू में किस प्रकार से बढ़ोतरी आएगी। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर साल 1.5 साल की बात करें तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। इसमें ऑलरेडी शेयर रिजल्ट के बाद काफी भाग चुका है। बेच तो OLX से बेच तो सुना था हमने, हाँ, बट OLX OLX ने को खुद ही को बेच दिया, मतलब खुद का हिस्सा बेच दिया। हाँ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कार ट्रेड ने ना ये पहला एक्विजिशन नहीं किया है। हाँ। इससे पहले भी इन्होंने 2-3 और ऑटो प्लेटफॉर्म्स खरीदे हैं और ये एक्विजिशन लेड मॉडल भी बना रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी कोई यूज वाला हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा लिया था कुछ समय पहले। तो अब ये जोड़ तोड़ के ना एक अपना ऑर्गेनिक ग्रोथ तो कर ही रहे हैं। और वैसे भी एक बड़ा मतलब वो जो पर्ल्स क्या कहते हैं उसे विप्रो ने शुरू किया था, ये कि छोटी छोटी कंपनी भी खरीद के बड़ा जोड़ते रहिए, छोटा छोटा मिलाते जाइए, बड़ा बनता जाएगा। टाइप्स ये भी हुआ है। ठीक है, तो इसको आज वॉच करते हैं, आज ये कैसे इस न्यूज़ पर एटलीस्ट आज कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं, नंबर्स बेस्ड कहाँ ट्रेड पॉसिबल है। अतुल ऑटो को एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि अतुल ऑटो ऑफ कोर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, और विजय गिडिया ने तो अभी पीछे जब अपना स्टेक बढ़ाया तो स्टॉक में अच्छी मूव भी आई। लेकिन इन पे जो कंप्लाइंस प्रेशर रह रहे हैं OBD नॉर्म्स के, उससे चलते हमने स्टॉक पे थोड़ा वो प्रेशर तो देखा है। और अब जो नंबर्स आए हैं वहाँ पर इनका लॉस बड़ा है, हालांकि ये फिगर्स भी Y&Y हैं, लेकिन क्या ये आज थोड़ा प्रेशर में रह सकता है या फिर एक एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? सुमित मूलचंदानी, आप बताएं अतुल ऑटो के चार्ट चेक करके एक बार। देखिए, जैसे लास्ट मंथ भी एक न्यूज के जरिए इसमें गैप अप हुआ था 2 दिन कंटिन्यू, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है 395 टू 400 के। तो 400 के ऊपर जो है वो गैप अप भी रहेगा और न्यू हाई जाने का चांसेस है, लेकिन टिल द टाइम मैं वेट करूंगा। और जैसे कि आपने बोला, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है अपने 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के नीचे जाने के। तो 355 विल बी द स्टॉप लॉस। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो वहां से थोड़ा सा और डाउनफॉल आ सकता है और वो गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो 330 नीचे में एक सपोर्ट लेवल है, अगर वहां पे आ रहा है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अदरवाइज मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। अजय, हाँ, इसमें ना क्या है, एक और मैटर दिखने वाला है। इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट ईवी के लिए सर्टिफिकेशन मिलना था। आप अपना माल बेच नहीं पाएंगे जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होगा। करेक्ट। तो वो सर्टिफिकेशन डिले हो गया, इस वजह से इनका माल बिका नहीं कुछ क्वार्टर्स में। तो अगेन, अगर इसको आप ये रिजल्ट देख के लॉन्ग शॉट ना करें, आप उस सर्टिफिकेशन की कमेंट्री देखिए जो अभी हाल ही में ET Now ने इनका इंटरव्यू भी किया था, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उससे मालूम चलेगा कि इसकी ट्रेजेक्टरी किधर है। आप वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना, और उसके लिए तो कंपनी की काफी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी दिखती हैं। तो एक बार अविनाश से समझ लेते हैं। अविनाश, अतुल ऑटो पे क्या व्यू बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सर्टिफिकेशन का जो डिले है, इसी कारण से रेवेन्यू में ट्रैक्शन आया नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, मैनेजमेंट होपफुल है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ये जो सर्टिफिकेशन का मामला है वो सुलझ जाएगा, क्योंकि 3 व्हीलर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी आप वॉल्यूम ग्रोथ डेटा देखिए तो काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो ये कैपिटलाइज करने के लिए जो सर्टिफिकेशन का इशू है वो मैनेजमेंट का कह रहे कि बहुत जल्दी ये प्राप्त कर लेगी। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होगी। और मेरे ख्याल से देखिए, इसमें तो विजय केडिया जी का काफी बड़ा स्टेक है, बड़े HNIs ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो बेसिक स्टोरी काफी स्ट्रांग है। बट ये जो सर्टिफिकेशन मामला सुलझता है, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे कम से कम 6-12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करने के रहे। ITC के स्टॉक को लेके आइए डायरेक्टर साहब, मितेश से डिस्कस करना चाहूंगा मैं। ITC ने एक कमेंट्री दी है कि 12 से 15 महीने में होटल बिजनेस डीमर्ज होके लिस्ट भी हो जाएगा। स्टॉक जो है, जब खबर आई थी ये 480 के आसपास से 500 के करीब से एक टॉप आउट हुआ, उसके बाद करेक्टिव फेज में आया। ये देखिए 495 के आसपास टॉप आउट हुआ, सेल ऑन न्यूज़ वाला मॉडल जो अक्सर होता है, और ये 450 पे आके अटक गया है। और अगर आप पूरे टारगेट प्राइसेस देखें और होटल से जो डीमर्जर होने वाला है उसके बाद का पूरा माहौल देखें, तो 500 से 600 के टारगेट्स भी आना शुरू हैं। लेकिन स्टॉक में इस समय करेक्शन, क्या अगर मुझे वापस घुसना है 1 साल की अवधि के हिसाब से मितेश, क्योंकि 1 साल में तो डीमर्ज होकर रीलिस्ट हो जाएगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने कंपनी के बोला है अपनी AGM में सैटरडे को, तो किस लेवल से मुझे री एंट्री लेनी चाहिए ITC में? एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट स्टॉक्स आपने पिकअप किया है। रीजन बिंग इज दिस दैट कि इसका जो ब्रेकआउट था पहला, अगर आप देखें वीकली चार्ट्स तो 2 जून 2023 से लेके
30 जून 2023, पूरा जून महीने में वो कंसोलिडेट स्टॉक हुआ था 455 ऑन द अपसाइड और 435 ऑन द डाउनसाइड। उसके बाद हमको ब्रेकआउट मिला अबव 456 और स्टॉक ने रैली की 497 तक और उसका ऑल टाइम हाई लगाया 499.70। तो अभी जो स्टॉक है वो उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत नजदीक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 435 से 440 की जो रेंज है वो एकदम एक्यूमुलेशन रेंज है और यहाँ से जो है एक स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाएगा और वापस से अपने नए हाइज बनाएगा। तो वी आर ट्रेडिंग एट 448 जो बहुत नजदीक है 435 440 के रेंज के ऊपर। तो डेफिनेटली करंट लेवल से आपको ट्रांचेस के अंदर एक्यूमुलेशन करना चाहिए और रेजिस्टेंस के तौर पे जिस दिन 460 क्रॉस हुआ ऑन द वीकली चार्ट, प्रोबेबली वी कैन सी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली टिल 500। तो डेफिनेटली करंट लेवल से आप ट्रांचेस के अंदर अप टू 440 एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कहानी हो गई आईटीसी की। है ना अजय, जो आप 495 पीक की बात कर रहे हैं कि जो होटल बिजनेस को जो वैल्यूएशन बाजार देना चाहता है वो कहीं ना कहीं प्राइस से निकल गई और उसके ऊपर आया ही नहीं है। नहीं मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या हुआ है। इस तरह की खबर को दो तरह से देखना चाहिए। एक होती है कि एंटिसिपेशन में बाजार एक ट्रेड, दो ट्रेड हैं इसमें। एक तो एंटिसिपेशन में 200 रुपए से 180 से चलना शुरू हुआ है। हमने यहाँ पे ट्रैक किया पूरी कहानी 1.5 साल पहले, 1.5 साल में अगर आपने एक लॉट या 2 लॉट भी राइड किए तो स्टॉप लॉस लगा के, ये वैसे वाली कहानी है। तो आपका पैसा बन गया अच्छा, आपको उससे रोल ओवर करना है हर महीने। छोटी पोजीशन जो आप ट्रेल कर सकें, ये नहीं कि 50 लॉट ले लिया आपने, कब आएगा कि आपके ऊपर नीचे हो रहा है दिल आपका, आप ट्रेड नहीं कर पाए। छोटी पोजीशन लेकिन ट्रेल करिए। तो एक तो वो कहानी हो गई। दूसरी ये कि एक ट्रेड 500 पे पिक आउट हुआ और अब जब वो बताएंगे और एक्चुअल डीमर्ज होगा ना तो ये 700 750 का पोटेंशियल है इसमें जाने का। तो नेक्स्ट ट्रेड या तो अभी 400 450 के बीच में बनेगा जो अभी लेवल, इसीलिए मैं मितेश से ले रहा था। इसमें री एंट्री होगी पोजिशनल प्लेयर्स की, अनदर 1 ईयर आपको बढ़िया शुद्ध मुनाफा होने की उम्मीद है क्योंकि वैल्यू तो है, डीप वैल्यू है इसका, बहुत डीप वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा अशोका बिल्डकॉन। वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा सुमित मूलचंदानी से, क्योंकि अशोका बिल्डकॉन में एक तरफ तो बहुत लॉन्ग पोजीशन बनी है पिछले 1-1.5 महीने में। इसमें बड़ी खबरें आ रही हैं पॉजिटिव। आज जो खबर आई है वो ब्लॉक कर देगी लोगों को, बहुत ज़्यादा एक तरह से झटका देगी। उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस घटाया है, 25% का रेवेन्यू गाइडेंस 15% कर दिया है। और ये ऐसे समय में जब बाकी सारे जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं वो सब बड़ी सॉलिड मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहे हैं। आपको जीआर इंफ्रा का भी आपने कमेंट्री देखी, आपने बीएल कश्यप के रिजल्ट देखे होंगे, आपने मान इंफ्रा के रिजल्ट देखे, जहां भी वर्ड इंफ्रा लिखा है और रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा कारोबार कर रही है। ऐसे समय में इन्होंने 25% का 15% ग्रोथ किया, ये मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी डीप में देखना चाहूंगा। लेकिन चार्ट देखिए, स्टॉक पहले टॉप आउट हो गया 106 पे। सुमित जरा बताइए नीचे कहां जा सकता है ये? देखिए काफी टाइम के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, जो अपना 95 का एक लेवल था, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 1.5 साल के बाद उसने ब्रेकआउट दिया हुआ था। लेकिन आपने जो चीज बोली बिल्कुल, परसों भी गैप डाउन हुआ था और आज भी चांसेस है। तो यहाँ पे मैं एक 89 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहूंगा। तो लग रहा है कि 89 अगर ब्रेक हुआ तो ये नीचे 82 के लेवल तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें और हो सके तो एग्जिट का चांसेस रखें, क्योंकि नीचे आ रहा है। अगर आपको नजरिया तो लंबा है तो नीचे फिर से बाय की एक अपॉर्चुनिटी रखें। बोलते हैं कि टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। नीचे बाइंग करेंगे तो आपकी एवरेज ही बनने वाली है। अब मुनाफे का फंडा देखते हैं। विनीत वॉलेंजकर, माफ कीजिए, वो हमारा विनीत जी बताइए कौन से शेयर आपने चुने? देखिए आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं मिंडा कॉर्प एंड टीसीएम श्रीराम। तो मिंडा कॉर्प ये ऑटो एंसिलरी है और इसमें क्या है कि इनके जो बिजनेस है काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बढ़ रहा है एंड हमें लगता है कि इसका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईवी स्पेस काफी एग्रेसिवली बढ़ रहा है। तो अभी जो 10% ऑफ पोर्टफोलियो है वो 17% हो जाएगा। हमें लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ अगले 2 साल में 20% और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 80% बढ़ेगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। और हमें लगता है कि इसका भाव 410 रुपया हो जाएगा फ्रॉम द करंट प्राइस ऑफ 300। इसके
कारण ये है कि इसका ईवी कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ रहा है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स, और हर ईवी पर किट पर कार भी ऑल्सो उनका जो अभी 400-500 रुपए है वो 5,000 तक का हो जाएगा। तो इनका जो ओईएम पेनिट्रेशन है काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। ये शेयर वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर हमें लगता है कि ये ऑन FY26 अर्निंग्स 15 टाइम्स कोट करता है, एंड गिवन इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हायर पीवी कॉन्सेंट्रेशन, हमें लगता है कि इसको 25 का मल्टीपल मिलना चाहिए और ये वहां से 30 से 40 तक का बढ़ सकता है। दूसरा स्टॉक जो हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है DCM श्रीराम। आप देखेंगे कि क्लोरो एल्कली का जो सेगमेंट है काफी टूट चुका है, और ये प्राइसेस भी इसके काफी नीचे आ गए। फ्रॉम 4 डिजिट्स अभी ये अपने निचले स्तर पे चल रहा है 850 के आसपास, अभी थोड़ा सा रिबाउंड होकर 900 के आसपास आ गया है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें जो कंपनी अपना 50% ऑफ ग्रॉस ब्लॉक्स का केपेक्स कर रही है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, हर एक सेगमेंट में, हमें लगता है इससे कंपनी को काफी मुनाफा हो जाएगा। और हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक आपको एक 30 से 35% रिटर्न अगले 3 साल में दे सकता है। ओके, ठीक है विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोनों शेयर्स के बारे में बताने के लिए। दोनों का टारगेट है, अवधि है, साथ ही इसके पीछे की रीजनिंग है, आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर के बारे में और चर्चा करते हैं, वह है अदानी पोर्ट्स। आपको मालूम है कि अदानी पोर्ट को लेकर उनके ऑडिटर डेलॉट ने रेजिग्नेशन दे दिया। वो कह रहे हैं कि हम ऑडिटिंग का काम नहीं करेंगे। कंपनी ने नए ऑडिटर्स की नियुक्ति भी कर दी है। अविनाश सर, इससे फ़र्क पड़ेगा शेयर की जो मजबूती आई हुई है? हालांकि CLSA ने भी कहा कि अभी तो कंटिन्यू करना चाहिए। आज ही एक रिपोर्ट आई है और वो टारगेट दे रहे हैं 878 का, CLSA की रिपोर्ट है। तो एक बार आपका व्यू पॉइंट भी जानना चाहता हूँ। ये शॉर्ट टर्म में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? ये जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यू करेगा ऊपर? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक डिम्पी देखिए, जो वजह से आई थिंक इनके ऑडिटर रिजाइन हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू या कोई फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग से ये रिजाइन हो चुके हैं। इनका रेजिग्नेशन का जो रीज़न है वो अलग है, और मैं समझता हूं कि देखिए बिजनेस तो चलता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का पोजीशनिंग अडानी पोर्ट्स का है, मैं समझता हूं कि काफ़ी बड़ा प्लेयर है, काफ़ी अच्छे कैश फ्लो जनरेट करता है। तो अगर कोई कमजोरी आती है, हालांकि ऑलरेडी ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज इसी न्यूज़ पे स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो बट अगर स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा सॉफ्ट ट्रेंड चलता है, आपको शेयर निचले लेवल पे मिलता है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि देखिए अगर साल 1.5 साल की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी ग्रुप में ये सबसे वेल पोजिशन्ड स्टॉक है। यहाँ से भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो इसमें बाय ऑन डिक्लाइन की राय रहेगी। ठीक है, और राइट, तो ये तो बात हुई अदानी पोर्ट्स पर, लेकिन अब पैनल पर एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ अब रत्नेश गोयल भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। रत्नेश, मॉर्निंग, बताएं आज आपकी रिकमेंडेशंस कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार, और आप सभी को और सभी दर्शकों को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डेफिनेटली बाजार में ऐसा लगता है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको प्रेशर देखने को कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर जो हमको ज्यादा देखने को मिलेगा वो बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। डेली चार्ट पे आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद कर दिया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशंस व्यू बाजार में कंटिन्यू रखना चाहिए। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिड कैप में जरूर अभी भी थोड़ी सी जान दिखती है। तो एक सेल रहेगा, एक बाय रहेगा, और दोनों थोड़ा सा कंडीशनल मेरे बाय और सेल रहेंगे। तो पहला रहेगा MOIL मॉइल। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट और एक अच्छे वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही, तो इसमें बाय करना चाहिए 223 रुपए के ऊपर। 217 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 230 रुपए का टारगेट मुझे लगता है। दूसरा रहेगा सेल अपोलो टायर का, इसमें रहेगा मुझे ऐसा लगता है काफी बड़ा इसमें ब्रेकडाउन हमको लास्ट सेशन में देखने को मिला था, तो ये कंटिन्यू रह सकता है। 390 रुपए के नीचे सेल करने की सलाह रहेगी। 396 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 380 का टारगेट मुझे दिखता है। टेकीज की तरह है वो, स्पेशल टेकीज की तरह। ओके, ठीक है, और राइट, ये तो बात हुई आपकी आज की रिकमेंडेशन की। लेकिन ये जो PSU बैंक्स में हमें पिछले 2 दिन में थोड़ी सी मूवमेंट दिखी है, कोई भी PSU बैंक हमारे एक्सपर्ट्स ने ऐड नहीं किया है। एक बार मितेश से समझ लेते हैं। मितेश, अभी फिलहाल करंट ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है बैंक्स में? बैंक्स और फाइनेंशियल्स पिछले 2 क्वार्टर ऑलमोस्ट हो गए हैं जिसमें अब थोड़े से लगाट दिख रहे हैं।
और क्या ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं पीएसयू बैंक्स में, स्पेशली मिड कैप पीएसयू बैंक्स में, ओवरऑल बैंक्स में? जहां तक मिड कैप पीएसयू बैंक्स की बात करिए, आपने बहुत सही बोला कि क्यों बाय लिस्ट में किसी के नहीं है। रीजन बिंग इज दिस के इसमें जो ट्रेंड है उसका कंटिन्यूएशन नहीं आ रहा है। फॉर केस इन पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा जो वीकली ब्रेकआउट मिला था हमको 7 जुलाई को 209 के ऊपर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट निकला और अल्टीमेटली स्टॉक 192 के ऊपर आ गया। तो कहीं ना कहीं इवन एसबीआई की चार्ट अगर आप देख लीजिए, कैनरा बैंक की अगर आप चार्ट देख लीजिए, तो ये जो लंबी अवधि के चार्ट्स है स्पेशली वीकली और मंथली, उसके ऊपर जो डेली का मोमेंटम है वो कंटिन्यूएशन ट्रेंड में नहीं आ रहा है। तो जब तक ये कहानी चलेगी तब तक प्रोबेबली बाय लिस्ट में किसी के पीएसयू बैंक्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस ट्रेंड जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आता। लेकिन इसमें अगर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी है तो मैं यही कहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो हमें टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 204 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है। जब 204 के ऊपर स्टॉक बंद होगा, वी आर ऑफ द व्यू कि 235 255 के टारगेट्स आएंगे। तो एज ऑफ नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदने की सलाह रहेगी। ठीक है, पीएसयू बैंक्स में अच्छी बाइंग हो भी रही है, मिड टीयर पीएसयू बैंक्स में, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मितेश को पसंद आता है। एक और स्टॉक डिस्कस करना जरूरी है और वो है सन टीवी। हमारे साथ अविनाश हैं। अविनाश, सन टीवी के रिजल्ट तो ठीक ठाक से आए, लेकिन उनका आईपीएल का जो हिस्सा है कारोबार का वो काफी इंप्रेस किया। इनफैक्ट लोग मिस कर गए, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आईपीएल का एक हिस्सा है, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा आया था। क्या सन टीवी पूरा बॉम्ड आउट है? जरा दिखाइए, 1-1.5 साल का चार्ट दिखाइए। पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्रिगर नहीं था, लेकिन ये आईपीएल के हिस्से में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आपको लगता है इसके अंदर थोड़ी चाल आ सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डेफिनेटली ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ा बहुत तो वैल्यू अनलॉक हो सकता है, बट आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोर बिजनेस पहले मार्केट देखेगा। आईपीएल का जो टीम का हिस्सा है वो अगर अनलॉक करते हैं तो नियर टर्म में डेफिनेटली मार्केट को एक सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा। नंबर्स भी अगर हम देखें अजय, तो पहले क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफी समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, कंपनी कैश रिच है, काफी कैश बुक्स पे है, कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है, और मुझे लग रहा है कि साउथ मार्केट में इनका पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ ओटीटी बिजनेस में भी इन्होंने काफी बड़ा काम किया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो अगर अनलॉकिंग वैल्यू की बात हो रही है आईपीएल टीम की, तो बहुत समय से एक्सपेक्टेड था। कौन से वैल्यू पे होगी, किस प्रकार से वैल्यूएशन होगा, ये सारी बातें मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लियरिटी आने के बाद में स्टॉक में आपको एक अच्छा तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बेट है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि इवन एट डीज लेवल्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, बट थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। सन टीवी पे आईपीएल का अगर आप पहले से लेके बैठे तो प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा ट्रेल करिए स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन नया मत खरीदिए सिर्फ इस ट्रिगर पे। ये अविनाश की तरफ से आ रहा है। हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए और अपने स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। क्या ट्रेडिंग आइडियाज आप लेके आई हैं आज हमारे लिए? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है आज जिंदल स्टील। हमने देखा है कि स्टॉक ने वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट दिया है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं, यानी कि बेस में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 725 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 685 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा BEL पे। ये पूरे ही स्पेस में हमने देखा है कि काफी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है और स्टॉक जो है अपने एक कंसोलिडेटिव रेंज से निकलने की तैयारी कर रहा है। वीकली बेस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। डेली भी हम देख रहे हैं कि अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देके एक अच्छे स्टांस बनाते हुए इसने वीकली एंड किया था। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 129 के एक स्टॉप लॉस के साथ 137 के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है। डिविस लैब के नंबर आने हैं, आईटीसी के भी नंबर आने हैं। आईटीसी तो डिस्कस हो गया, बट डिविस लैब को एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। एक बार शिवांगी आप ही चेक करेंगे। डिविस लैब एथिकली तो थोड़ा थक सा गया ऐसा लग रहा है शेयर, और अभी जो टिक दिखा रहा है वो भी करीब 40 पॉइंट नीचे के हैं। कोई ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा ना? एक बार जरा चेक कर लेना। जी, डिविस की अगर हम बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर थोड़ा
प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन जरूर देखने को मिल रहा है, पर स्टॉक जो है अपने की एक्सपोनेंशियल एवरेज को अभी भी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक मेजर डाउनसाइड नहीं लग रहा है। थोड़े बहुत ऑफ कोर्स नेक्स्ट नीचे जो सपोर्ट के लेवल्स है वो 3600 तक के है, उसको हम ध्यान दे सकते हैं, पर उससे ज्यादा एक स्टीप डिक्लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक शेयर और है गैब्रियल इंडिया के नाम से होगा। सुमित एक बार आप चेक करेंगे, गैब्रियल इंडिया स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन है। क्या किसी को जब भी बेस बनाना है मार्केट को, से मान लो 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे, इस शेयर को ध्यान में रखे और इसको प्लस कर ले, कुछ अभी कर ले, कुछ उस समय करे। जी बिल्कुल, आपने जो बात बोली, देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक रनअप दिया हुआ है फ्रॉम द 130 लेवल्स टू 230 लेवल्स, तो बिल्कुल थोड़ा सा कंसोलिडेशन आप यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन में जो भी आपको डिप मिले आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। जो बाइंग जोन मेरे हिसाब से है वो है करीबन 210 के एरिया है, तो 210 के एरिया में अगर आपको मिल रहा है बिल्कुल आप एक्यूमुलेट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 198। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अभी भी जो आगे चल के टारगेट आ सकता है वो करीबन 280 का है। ठीक है, गैब्रियल पर आप 280 तक के टारगेट्स देखते हैं। अब शरद के पास जाते हैं, खास सेगमेंट हमारा क्या खबर है, देखते हैं कौन सी खबर डीलिंग रूम से वो लेकर आए आज। शरद बताएं। तो सबसे पहले जो है टिमकेन इंडिया फोकस में रहने वाली है और यहाँ पे कंपनी की अनाउंसमेंट आई है कि उनकी जो जमशेदपुर की प्लांट है वो अगस्त 25 से लेकर सितंबर 3 तक जो है शट डाउन रहने वाली है। कंपनी का बयान है कि जो डिमांड है वो अब कम होगी, तो उसके कारण जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी को देखते हुए तहत उन्होंने जो है ये शटडाउन का जो है न्यूज़ दिया है। उसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में का कार ट्रेड टेक, और यहाँ पे एक एक्विजिशन हुई है जहाँ पे OLX इंडिया की जो क्लासिफाइड ऑटो बिजनेस होती है, जो आप इंटरनेट में क्लासिफाइड सेक्शन में जाते हैं, उसको उन्होंने खरीद ली है और उसका टोटल वैल्यूएशन लगभग 536 करोड़ का डील पे आया है। और एनालिस्ट का मानना है कि ये जो है वैल्यू एक्रेटिव कंपनी के लिए है, और जो कंबाइंड एंटिटी होगा वहाँ पे लगभग 7 करोड़ एवरेज मंथली यूजर्स आएंगे और 3 करोड़ एनुअल लिस्टिंग्स होगी, तो एक टाइप से कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है इस स्पेस में। तीसरा स्टॉक रहेगा एवलॉन टेक, और यहाँ पे भी जो है कंपनी ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को घटा दी है, अभी जो है 15 से 25% कर दिया गया, और पहले जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो 25 से लेकर 30% तक देखा गया था। लेकिन याद रखिए यहाँ पे भी कमेंट्री आ रही है कि जो US मार्केट्स है वहाँ पे थोड़ी वीकर डिमांड देखने मिल रही है, तो ऑलरेडी हमने देखा कि 2 गाइडेंसेस जो है कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा जाइडस वेलनेस की भी देखें तो थोड़ी नेगेटिव। ओके, ठीक है, ऑल राइट शरद, बिल्कुल आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टिमकेन इंडिया जिस तरह की बात करें, टिमकेन इंडिया अच्छा खासा चला भी है, इन स्टॉक्स में भी एक व्यू लेंगे, लेकिन पूजा है हमारे साथ इस बीच आज के एक्शन 5 स्टॉक्स बताने के लिए। पूजा बताएं। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले नतीजों की बात करें तो आज ONGC में एक्शन एक्सपेक्टेड है, एक तो ब्रोकरेज हाउस के भी चलते, और नतीजे जो आए हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हर फ्रंट पर, जिसके चलते आज यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। मार्क्सन्स फार्मा के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, आय में 15% की ग्रोथ, मुनाफा 15% से बढ़ा कंपनी का, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए। एवलॉन टेक में भी आज एक्शन दिख सकता है, कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस है वो घटा दी है, 25 से 30% से घटाकर 15 से 20% कर दी है। US मार्केट में वो स्लो डाउन देख रहे हैं, जिसके चलते आज स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। और आखिर में बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन की, यहाँ पर भी कंपनी ने अपनी FY24 की जो आय गाइडेंस है वो 20 से 25% से घटाकर 15% की कर दी है, तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जरा ब्रोकरेज के बारे में बात कर लेते हैं। बिग बोल्ड ब्रोकरेज विमाक्षी लेके आई आपके लिए। विमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आप। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है नाइका के ऊपर। हम दिख रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी सी स्लो होती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन की तरफ से भी इसका जो पेस रहेगा वो आगे चलते थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ओवरऑल उनके मुताबिक स्टॉक फेयरली वैल्यूड नजर आ रहा है, तो ओवरऑल इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी राय को डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। उनका कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर आए हैं और अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने 175 से घटाकर 160 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके, नाइका पे तो एक बार डिस्कशन बनना है, क्योंकि सारे कंज्यूमर टेक स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आई नीचे से, लेकिन नाइका में दबाव आया। इनफैक्ट नाइका फंसे हुए हैं काफ़ी लोग इसके अंदर। जरा चार्ट चेक करके बताइए शिवांगी,
हालांकि आप नायका के प्रोडक्ट्स भले ही यूज़ करती हो और उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करती हो, लेकिन स्टॉक पे भी क्या आपकी पॉजिटिव राय होगी या अवॉइड है आपके हिसाब से? चार्ट्स कैसे दिखते हैं? जी, चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत वीक हो रखा है। हालांकि एक मेजर ब्रेकडाउन इसमें नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है अपने वीकली सपोर्ट जोन्स को। एक कंसोलिडेटिव रेंज में कामकाज कर रहा है, बट यहाँ पे एक ट्रिगर चाहिए इधर ऑन ईदर साइड्स, एक मोमेंटम बिल्ड होने के लिए। मोमेंटम यहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुका है पिछले 4-5 हफ्तों से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम वेट एंड वॉच करें और फिर हम इसमें कोई एक स्टांस बनाते हुए नजर आएंगे। राइट, एक और खबर है। खबर क्या, एक डेवलपमेंट हुआ है ओवर द वीकेंड। एक तो रिलायंस के स्टॉक को लेके आई है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स क्रेडिट हो गए हैं। अविनाश, पब्लिक में काफी उत्साह है जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को लेके, या मायूसी है कि एक ही मिलेगा, 2600 रुपए का स्टॉक खरीदे और एक स्टॉक मिलेगा? लेकिन सुना है कि ग्रे मार्केट में काफी अच्छी इसमें बाइंग दिख रही है। बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि काफी एक्साइटमेंट है नए शेयर्स को लेके। मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अजय हमें अभी भी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि देखिए हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट्स को ये पचाने के लिए, बट आई वुड बिलीव दैट अगर मीडियम टर्म व्यू है तो आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है। तो इसमें कोई नियर टर्म में तो कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, बट हाँ लॉन्गर टर्म में अच्छा पैसा यहाँ से भी, इस लेवल से भी अच्छी खासी बन सकता है। ऑलराइट, एक स्टॉक और डिस्कस करते हैं। इसके भी नंबर्स आए और स्टॉक परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है या फिर नंबर्स में ही वन ऑफ है। अजय, आपने कैपेसिटी इंफ्रा के नंबर्स देखे क्या? यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा, हालांकि ये भी वाई एंड वाई फिगर्स है, सिक्वेंशियल फिगर्स तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। वाई एंड वाई फिगर्स इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग 33% नीचे गिरा है। इस स्टॉक पर कोई व्यू अभी? कैपेसिटी में मतलब देखिए, मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से इसके अंदर मुकुल अग्रवाल और बड़े बड़े प्लेयर्स ने पिछले 1.5-2 महीने में लिया है। विकास के लिए 1.5-2 महीने में, कोई बहुत पुरानी बाइंग नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नंबर इनके काफी सुधरने की एस्टिमेट होगी, इसीलिए लिया। बट मैंने इस क्वार्टर में क्या हुआ एग्जैक्टली देखा नहीं है। 207 का भाव। हाँ नहीं, इनके कुछ कई सारे अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो करंटली नवी मुंबई में, इनके पास भी अच्छा खासा एक नंबर है। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं कैपेसिटी पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। किससे पूछे? शिवांगी से पूछे। शिवांगी, आपने इस चार्ट के, इस स्टॉक के चार्ट चेक करें? जी बिल्कुल। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि वीकली सेटअप जो है इसका, यस, सो वीकली सेटअप जो है इसका वो थोड़ा बहुत रेंज से अब नीचे टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल बनते हुए दिख रहा है, तो उसको हम ध्यान रखें। 207 का ही, अगर 207 के अगर नीचे टूट जाता है तो वहाँ पे थोड़े और वीकनेस देखने को मिलेंगे। पर अगर यहाँ से ये होल्ड करके थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी दिखाता है अगर ये लेवल से, तो यहाँ पे फिर भी एक चांसेस है कि ये रेंज को फिर भी इंटैक्ट रखे। तो इन लेवल्स को हम ध्यान रखेंगे ओपनिंग पे। ठीक है, ऑलराइट। क्विकली कुछ और स्टॉक्स पे समझ लेते हैं। आरएचआई मैग्नेसिटा, ये स्टॉक भी काफी चला है, इस पे भी ब्रेकआउट पैटर्न्स दिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि आरएचआई 1% आज भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जय का आज कॉल है इस पर? अच्छा, ओके, ठीक है। तो फिर इसका चार्ट चेक क्या लेंगे? अगर जय इस पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जय आपके टारगेट्स का एक बार फिर से रिपीट कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। तो फिर और मुझे लग रहा है वहां पर जाना बहुत इजी होगा ये स्टॉक में, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है ये स्टॉक ने। तो अच्छा खासा देख सकेंगे कि ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक पे, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। 700 का साइकोलॉजिकल जो लेवल था वो अच्छा खासा क्रॉस किया और सस्टेन भी रहा। और जो बुलिश कैंडल बनाई थी फ्राइडे के दिन में वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, वॉल्यूम लेट थी और आरएसआई की तरफ से पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है। तो ये स्टॉक पर मेरी राय अभी भी कायम है और 798 का टारगेट जल्दी हम देख सकें। 44 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खुलेगा आज निफ्टी, और निफ्टी खुल रहा है 19,400 के जस्ट नीचे। तो एक बैक टू बैक एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जा रहा है 400 वाला भी। अब 301 मेगा सपोर्ट एरिया है। निफ्टी बैंक खुलेगा 132 पॉइंट नीचे 44,000 के आसपास।
तो आप निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी चेक करके रखिएगा। $44,000 के आसपास आ चुका है। अगर ये गया यहाँ से तो फिर आपके थोड़े लेवल्स और गंभीर हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC दोनों पे ध्यान रखिएगा, दोनों बैलेंसर के तौर पर काम करेंगे। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 8 रुपये फिर से नीचे खुल रहा है, लेकिन इसने 2500 का लेवल ब्रेक नहीं किया हुआ। एडवांस डिक्लाइन आज कम से कम 900 होनी ही चाहिए, अगर इसके ऊपर आ जाती तो और बेहतर होगा। और एडवांस डिक्लाइन आप नंबर चेक करेंगे तो आपको 850 का नंबर मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं, लेट्स भी थोड़ा वेट कर लेंगे। 42 पॉइंट का नुकसान, अब 46 पॉइंट का नुकसान, अब 50 पॉइंट का नुकसान आपको निफ्टी पर दिखा। बैंक निफ्टी ने 44,000 के डॉट इंपॉर्टेंट लेवल के बेहद करीब है, वो भी गया। एक ही झटके में 226 पॉइंट की गिरावट हुई है। मार्केट में थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। हालांकि विक्स आज 5% वापस से बढ़ा है, विक्स 12 के ऊपर आ चुके हैं। डर, भय, फियर जो विक्स दिखाता है आपको, वो भी उतना भी नहीं बना है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी होगी। अब 87 अंकों का नुकसान निफ्टी पर आ चुका है और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट काफी तेजी से नीचे जाके 210 अंक नुकसान दिखा रहा होगा। अडानी ग्रुप के दोनों ही शेयर, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज, आज ये आपको वीक दिख रहे होंगे। इसकी बड़ी वजह, जैसे हमने बताया, डिलॉट की खबर चली, अडानी एंटरप्राइज 4.5%, अडानी पोर्ट 3.5%। हम ये नहीं कह रहे कि इस खबर का कोई लेना देना है, उन्होंने नए ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लिया, बट मार्केट इस खबर को देखता जानता जरूर है और उसका रिएक्शन कुछ कुछ दे रहा है। नायका बिग बोल्ड ब्रोकरेज के अंदर आया था, एक बार वो उसकी आपको दिखा दीजिएगा। इसके अलावा टिमकेन, वो एक कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड कमजोर है इसलिए प्लांट बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब खबर आई थी प्लांट बंद होने की तब सबको ऐसा लगा होगा शायद कोई टेक्निकल इशू होगा जिसकी वजह से बंद कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा डिमांड कम है, 4.5%, 5% पनिशमेंट ऐसे मिलती है। इसके अलावा ONGC जिसके नंबर्स ठीक आए हैं, एक बार जरा वो भी आप दिखाइए। आज निफ्टी का अभी तक तो टॉप गेनर बना हुआ है। मैं जरा जल्दी से निफ्टी के कुछ और गेनर्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। कोल इंडिया हल्की सी बढ़त के साथ होगा, आप वहां पे भी चेक कर रहे होंगे। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा टूटा हुआ शेयर नहीं है, इसको भी एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। कोटक बैंक के अंदर भी आज कुछ ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं मिल रहा। इसके अलावा आ जाते हैं और कहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। आज आपको ऑयल इंडिया के अंदर भी बढ़त मिलेगी बैक टू बैक। जैसे ONGC ने साल का हाई लगाया, ऑयल इंडिया ने भी साल का आज हाई टेस्ट किया और वो भी हल्के से लाल निशान में ही, हर निशान में होगा। आप फटाफट से चेक कीजिए आज के लूजर्स में। हिंडाल्को भी आज टूटा है, टाटा मोटर्स और आइशर मोटर्स, यानी कि ऑटो पैक के अंदर करीब 2 बड़ी कंपनीज ने 1.5% का नुकसान दिखाया। 115 पॉइंट निफ्टी के चले गए, 650 शेयर एडवांसेस में रह गए, जस्ट डबल हेड डिक्लाइंस। आप ये काफी दिनों बाद ऐसा देख रहे होंगे, जो ओपनिंग वीक तो होती है लेकिन डिक्लाइन, एडवांस डिक्लाइन बिगड़ता नहीं है शुरुआत में। आज बिगड़ा हुआ है क्योंकि फ्राइडे को 2 क्रिटिकल लेवल्स के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। ये हीट मैप अभी आप देख पा रहे हैं, ज्यादातर बड़े शेयर्स का है, इसमें हरे निशान वाला शेयर्स आपको मिलेगा नहीं, बल्कि अडानी ग्रुप का एक अडानी एंटरप्राइजेज जो कि अभी भी 3.5% नीचे है वो दिख रहा होगा। फिर बजाज के 2 शेयर्स हैं, डिविस के आज नंबर्स आने 1% नीचे, और सिप्ला और अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर्स भी मुनाफा वसूली जमकर करवाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सावधानी रखिए, बाजार को अपना बेस बनाने दीजिए, भरपूर मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मौके कहीं भागे जा रहे हैं, बट बेस तो बनने दीजिए। इसको थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। 44,000 के नीचे आके निफ्टी बैंक अब ट्रेड कर रहा है। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं, आपकी रणनीति इस समय क्या होनी चाहिए, ये सीधा मैं प्रियंका के पास आपको ले चलता हूँ। बिल्कुल, इनफैक्ट जहाँ नंबर्स का इम्पैक्ट है, पतंजलि फूड्स इस वक्त जो टॉप लूजर्स है मिड कैप में, पतंजलि फूड्स 4% की गिरावट टॉप लूजर, और क्योंकि नंबर्स भी यहाँ खराब है। नाल्को 4.5% की वहाँ गिरावट है। इप्का लैब काफ़ी चल चुका था, वहाँ पे भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, 5.5% की यहाँ पर बुकिंग है। और इनफैक्ट पावर स्टॉक्स में थोड़ी सी बुकिंग आपको REC जैसे काउंटर्स में भी दिख रही है। LTTS थोड़े से वीक दिख रहे हैं। जुबिलेंट फूड भी फ्राइडे को अच्छा चला था, लेकिन आज फिर से 2.5% नीचे है। और बढ़ने वाले शेयरों में अगर आप बात करें, बहुत ही हैंडफुल नंबर्स हैं, स्टॉक्स हैं। ल्यूपिन यहाँ 1% की तेजी दिख रही है, सन टीवी फ्लैट दिख रहा है, और ऑयल इंडिया, क्योंकि ONGC वहाँ अच्छा दिखा, आपने ऑयल इंडिया की बात की। मिड कैप में तो ये है। तो लूजर्स इसमें आप देखें तो ऑलमोस्ट जहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट है स्टॉक्स का, रिजल्ट्स का, वहाँ क्लियरली शार्प रिएक्शन भी दिख रहा है पतंजलि फूड जैसे स्टॉक्स में। एक बार स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का इस वक्त मूव है, क्योंकि बाजार में
जो बड़ी मूव्स है आपको जो बैंक से, PSU बैंक से लास्ट वीक फिर भी देखने को मिली थी, वहां पर आज भी सपोर्ट आपको मिसिंग दिख रहा है। स्मॉल कैप में CUB सबसे बड़ा टॉप लूजर है यहाँ पर। शुगर काउंटर्स थोड़े से वीक हैं, सुजलॉन जैसे काउंटर्स जो चलने के बाद एल्गाई जैसे काउंटर्स थोड़े से वीक, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिख रही है। लेकिन शुक्रवार को हमने देखा था अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम्स थे, कैंपस और रिलैक्सो जैसे स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे आए थे। इस वक्त आप टॉप गेनर में कैंपस जैसे स्टॉक को देख रहे हैं। PVR आइनॉक्स, इतनी अच्छी सेल्स जेलर की 100 करोड़ 3 दिन में हो गई थी। PVR के नंबर्स वहां अच्छे दिख रहे हैं आपको। और एंजल गदर 2 ने भी गदर मचा रखा है, तो PVR के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टॉक बिल्कुल, स्टॉक बहुत ज्यादा चला नहीं है, इनफैक्ट घटा हुआ था। बट ये जो है जो ओपनिंग है बाजार की, वो थोड़ी सी नरम ओपनिंग मानी जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज अपने पैनलिस्ट से लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड्स, शिवांगी शुरुआत आपके साथ। आपका कौन सा स्टॉक ओपनिंग ट्रेड होगा, लॉन्ग या शॉर्ट साइड? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है थोड़ा प्रेशर में है। अब इंडेक्स 19,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम एक सेल की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि बैंकिंग थोड़े प्रेशर में है, तो हम जो है CUB को देख सकते हैं सेल साइड में। यहाँ पे हमने देखा है कि काफी एक प्रेशर बना हुआ है पिछले 3 दिनों से लगातार, जो है लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम जो है सेल कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट्स है वो बनते हुए दिख रहे हैं 117 के, और स्टॉप लॉस जो है 124 का लगाते हुए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो स्टॉक हो गया ओपनिंग ट्रेड। अदानी पोर्ट को देखिए, अगर बहुत ही शानदार रिबाउंड आया है ओपनिंग ट्रेड में, नीचे की तरफ से जो खबर थी वहां से इस समय सिर्फ 1-1.5% रह गया। 778 का लो बना के करीब 3% घटा हुआ था उस समय, और अब 1.5% ही रह गया है। जय, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ओपनिंग ट्रेड स्वान एनर्जी पर रहेगा। अभी 280.5 के अराउंड चल रहा है। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और आज एनर्जी स्टॉक भी अच्छा चल रहा है, जैसे JSW एनर्जी भी अच्छा चल रहा है। सो ये स्वान एनर्जी पर मेरा बाय का रेटिंग होगा 295 का टारगेट होगा। 1-2 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाएगा, और ऑल्सो इसका स्टॉप लॉस अराउंड अपने 270 का रख के चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल है बाजार, तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये ब्रेकआउट अच्छा आया, ये वीकली चार्ट पर भी अच्छा दिख रहा है। RSI की तरफ से भी अच्छा खासा ओवरसोल्ड से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर बाय रेटिंग होगी 294-295 का टारगेट। स्वान एनर्जी आपका बाय कॉल रहेगा। सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड? यहाँ पे M&M फाइनेंस पे आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। कंटिन्यू फॉल जो था, इसने एक अपने 28 जुलाई का जो लो था काफी अच्छी तरह से ब्रेक किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये एक शॉर्ट कैंडिडेट है। करंट मार्केट प्राइस है करीबन 278 का। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 282 का फॉर द टारगेट्स ऑफ 266। ठीक है, ऑलराइट। रत्नेश, आपके क्या होंगे ओपनिंग ट्रेड्स? मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो हिंडाल को एक शॉर्ट कॉल रहना चाहिए। 450 नीचे इसमें शॉर्ट करना चाहिए। 454 का स्टॉप लॉस बनेगा, तो टारगेट 442 का आ सकता है। मितेश, आप बताएं। मेरी पसंद की एस्ट्रल के ऊपर रहेगी। फिलहाल वीकनेस है, मुझे लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल सेकंड हाफ में होगा। तो कैश में एस्ट्रल चल रहा है 1937, 1900 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल को लेना है 2 दिन के लिए। पहला टारगेट रहेगा 1967, दूसरा टारगेट रहेगा 1980। ठीक है, एक मैं चार्ट आपको और दिखाना चाहता हूं इंडिया विक्स का। आप विक्स आज देख रहे होंगे स्टार्टिंग में ही 9.5% ऊपर है, इसलिए आज ज़्यादातर आपको एनालिस्ट अभी कह रहे हैं कि थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। ये जो 9.5% है ना, करीब करीब 13 के आसपास लाया। इसकी मैं इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट के लिए आप जरा चार्ट स्क्रीन पे लेके आएंगे तो आपको मैं बताता हूँ इसकी इंडिया विक्स कैसे आज अब इसको क्लियरली वॉच करें। देखिए, ये जो 2 गोले हमने पहले के लगाए हुए हैं, ये उस समय के मार्केट लो बने थे। इंडिया विक्स ने अपने इस 200 दिनों की एवरेज को उस समय भी ब्रेक नहीं किया था। अब फिर से ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है। 13.5 जैसे ही पार करेगा तो मार्केट के अंदर गंभीरता बढ़ जाएगी, यानी कि और फॉल हो सकता है। लेकिन टिल जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, आप ये बात मान के चलिए, छोटा सा गैप अभी बाकी रह गया है, बस इसको फुल करेगा तो फिर आपका बेस बन जाएगा। आप अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे इंडिया विक्स लगा के रखो, ये आपको बहुत क्लियर पिक्चर देगा इस समय।
ये बार बार अपनी इसी लाइन को, अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं रिस्क रिवॉर्ड के चेक करने के लिए। इससे इंडिया विक्स को ज़रूर अपने नीचे लगा के रखेगा। अब करीब 10.5% इंडिया विक्स हो चुका है। ये जो घबराहट है ना मार्केट के अंदर, ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद बढ़ती है। इसी समय ही समझदार लोगों को थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके कुछ सौदे देखने चाहिए। 150 अंकों का नुकसान आ चुका है। इस समय कोई नियर बाय का सपोर्ट है क्या मितेश? निफ्टी पर नियर बाय कोई सपोर्ट हो? 300 वाला वो तो चला गया। नहीं, निफ्टी में अभी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो सीधा 19,000 के ऊपर ही है। सो 270 पॉइंट हम अभी है जो गुंजाइश है नीचे जाने की, और 43,500 जो है वो बैंक निफ्टी के लिए रहेगा सपोर्ट बेस्ड ऑन द स्पॉट लेवल। तो फिलहाल जो हल्के से सपोर्ट थे वो भी वायलेट हो चुके हैं। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। और आपने ब्यूटीफुली नैरेट किया है इंडिया विक्स को, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स में देखने के लिए मिली है। तो ऑप्शन सेलर्स भी आज बहुत एक्टिव होंगे आज की ट्रेडिंग सेशंस में। और फिलहाल फर्स्ट हाफ में अगर पहले 15-20 मिनट का अगर हम कारोबार देखें तो कहीं ना कहीं से भी हमको लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है जो मार्केट को पकड़ के रखे या संभल के रखे। ना तो आईटी, ना तो रिलायंस, ना तो एफएमसीजी, ना तो बैंक्स। तो चौतरफा बिकवाली है। डेफिनेटली वेट एंड वॉच। प्रोबेबली सेकेंड हाफ तक वो क्लियर हो जाएगा कि हम लोग 19,000 1 या 2 दिन में टेस्ट करेंगे या आज के दिन में बाजार में रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। मत भूलिएगा हाँ, इसके अलावा कुछ एक और शेयर भी हैं क्या जहाँ पर वापस से बेस बन रहा है, वो काम आएंगे फार्मास्यूटिकल्स में। शिवांगी, एक बार आप बायोकॉन को चेक करेंगे। बायोकॉन ये ज़्यादा टूटा नहीं है और इसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फार्मास्यूटिकल्स का नेचर भी इसके पास है। बायोकॉन को कैसे ट्रीट करें इस तरह के मार्केट में? अभी ले लें या थोड़ा वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल, बायोकॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 3 दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छी आज पुल बैक मूव देखने को मिल रही है। ये शॉर्ट कवरिंग मूव है जो ड्राइव कर रहे स्टॉक को आज 2% के ऊपर आसपास। पर मेरा यह मानना है कि इसके जो लेवल्स है 265 अगर निकाल के अगर वहाँ होल्ड करता है तो वहाँ पे एक बाय ट्रेड बन रहा है। पर अगर उसके नीचे होल्ड कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि कल के एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे 265 अगर क्रॉस करे तो ही ट्रेड ले, नहीं तो वेट एंड वॉच करें। देखिए, अगर आप बाजार का 3-4 महीने का चार्ट देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, तो बैंक निफ्टी करीब 2000 पॉइंट टॉप से नीचे आ चुका है। 46 हाफ वाला अब आपको किधर दिख रहा है? 43,800 करीब। और आप निफ्टी की बात करें तो 20,000 वाला निफ्टी आपको 19,300 में मिल रहा है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है ये बहुत कम, बहुत ज़्यादा वीक किस्म का करेक्शन है, लेकिन ग्राइंडिंग करेक्शन है। 700-800 पॉइंट हो गया करेक्ट, ये मत भूलिएगा। और पीसीआर ऑलरेडी दिखा रहा था कि काफी आप ज्यादा आप थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहे हैं। तो टेरिटरी तो ओवरसोल्ड है। अब वो यहाँ आएगी या 3-4 दिन और आपको नीचे देखेगी, लेना है आपको नीचे में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब रिबाउंड आ सकता है किसी भी दिन आए। बॉम्ब्ड आउट वैल्यूएशन, पिटे हुए वैल्यूएशन, घटे हुए स्टॉक, डिक्लाइन पे आपको ज्यादा अच्छे लेने चाहिए। उसमें से एक नाम जो मेरे चार्ट पे आ रहा है वो है यूपीएल। यूपीएल एक ऐसा इंडेक्स स्टॉक है जिसने एक बार गाइडेंस भी घटाई है, लेकिन 601 का लो नहीं तोड़ रहा है। अविनाश, यूपीएल जिसे कहते हैं कि भाई मंदी में लेना चाहिए स्टॉक 6 महीने, 8 महीने, साल भर के व्यू से, क्या ये लूम है? क्योंकि जो भी कहिए आप, चीपेस्ट इंडेक्स स्टॉक हो गया है। 10 टाइम फॉरवर्ड पे कोई इंडेक्स स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो काफी हद तक नेगेटिवनेस जो है वो प्राइस इन भी हो गई है। क्या रिस्क लेना चाहिए वो पोजिशनल कॉल लेके? नहीं, बिल्कुल अजय, देखिए ऑलरेडी ऊपरी लेवल से यूपीएल काफी टूट चुका है और मैं समझता हूं कि और एक क्वार्टर शायद थोड़ा सा इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होगा। तो उसके बाद होपफुली सेकंड हाफ शुड बी बेटर। हालांकि नॉर्मली एग्रोकेमिकल कंपनीज में जो फर्स्ट हाफ होता है वही डोमेस्टिक मार्केट को अगर हम देखें तो साइकिल तभी अच्छी चलती है। बट सेकंड हाफ में होपफुली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से अगर किसी को मीडियम टर्म के लिए खरीदना है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लार्ज कैप स्टॉक है
और सबसे बड़ी बात ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इनटू द प्राइस। इससे कहीं कम होना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है और अगले 6 से 12 महीने के लिए अगर कोई खरीदता है तो एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली वर्थवाइल बाइंग एट करंट लेवल्स। देखिए पीवीआर में गदर का इम्पैक्ट पूरा आ रहा है, 1700 की तरफ पहुंच चुका है, 2% ऊपर है। जरा इसके चार्ट्स को लेके आइए डॉक्टर साहब। कमजोर मार्केट में स्टॉक डेज हाई की तरफ जा रहा है। जय 1700 आज ही आएगा, इस हफ्ते आएगा या समय लग सकता है? मोस्टली आज आने के चांसेस ज्यादा है। ओ माय गॉड गदर दोनों मूवी अच्छी चली है। अभी हाउस आप देखे होंगे तो टिकट बहुत हाई प्राइस पर चल रही है। सो कहीं ना कहीं 100 करोड़ की जो रेवेन्यू है मूवीज के लिए आने के चांसेस बहुत फास्ट है। इवन जेलर रजनीकांत की मूवी है तो सब अच्छी खासी चल रही है। थिएटर पैक्ड है, लॉन्ग वीकेंड है। ऑल्सो चार्ट स्ट्रक्चर हम देखने जाए तो काफी बढ़िया 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है। सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक चल रहा है और अच्छा खासा अराउंड हम देखें तो बीच में कंसोलिडेशन जितना आया था अराउंड 1650 के अराउंड। सो वो ब्रेकआउट करके ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया आज के दिन में और ये अच्छे गंदे मार्केट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 1700 आने के चांसेस आज या परसों के दिन में आ जाएगा और इजीली अचीवेबल है। ऑल्सो मूवीज कीप ऑन कमिंग। अभी जो आने वाली है मूवीज जो जवान है ये शाहरुख खान वाली, सो ये सब मूवीज काफी अभी मोमेंटम प्ले कर रही है ये स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अच्छे टारगेट्स जल्दी आ सकते हैं। आपने लग रहा है गदर 2 के साथ साथ ओ माय गॉड भी देख ली है। आपको दोनों में बेटर कौन सी लगी? ओ माय गॉड समझ गया था मैं, पहले ही समझ, आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कि आपको पसंद आई है वो मूवी। तो बाजार में थोड़ा अब एडवांस डिक्लाइन एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में बेहतर होता शुरू हुआ है। जरा मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, निफ्टी डेज लो पे है 19,300 के नीचे। बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा रिकवरी नहीं आई है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर आप इंटरडे लेके आए, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, तो कुछ स्पार्क्स वहां पे नजर आ रहे हैं। डीबी रियल्टी को देखिए, 100 रुपए का भाव है। पूरी रियल्टी स्टॉक में रैली आई, इस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई, लेकिन आज 7% ऊपर है। शिवांगी जरा डीबी रियल्टी के चार्ट चेक करके बताएं। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जब पूरे मार्केट अगर वीकनेस में है और स्टॉक अगर मजबूती से चल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर है। डीबी रियल्टी की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली स्टॉक हायर लोज बनाते जा रहा है। डेली फ्रेम में एक कंसोलिडेशन से निकलने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम बने रहे। 105 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं, 99 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ठीक है। फार्मा स्टॉक में कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं और फार्मा अब कई दिनों से चल भी रहा है। कोई ऐसा फार्मा स्टॉक जो प्रशांत भी अब हमारे साथ वापस आ गए, प्रशांत, जो आपके रडार पर हो, जहां एंट्री कर जा सकती हो? प्रशांत सॉरी या प्रियंका, सबसे पहले तो ओपनिंग हैज बीन फैंटास्टिक ऑन द इंडेक्स। जो सुबह मैंने व्यू शेयर किया था शॉर्ट के हिसाब से, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट एक 15-20 मिनट में टारगेट्स, वी आर ऑलमोस्ट नियर द टारगेट्स। मुझे लग रहा है द सेलिंग में इंटेंसिफाई इन द आफ्टरनून और इंडेक्स 19,250 जो लेवल में देख रहा था वहां पे जा सकता है। तो अगर फार्मा की बात हो तो ये एक सेक्टर है जहां काफी वक्त से स्ट्रेंथ दिख रहा है और मुझे इसमें नैटको फार्मा ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। इस डिप में मैं इसको ऐड करना चाहूंगा। अभी 830-35 के जोन के बीच ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा पोजिशनिंग वो डीप रखूंगा मैं 795 क्लोजिंग बेसिस। कोई भी डिप मिले और भी नीचे मिले तो मैं ऐड करूंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगले 2 से 3 महीनों में 950-960 लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। ठीक है, नैटको फार्मा आप डिप्स पे बाय करेंगे। ठीक है, शिवांगी से भी देख लेते हैं। शिवांगी, आप क्योंकि अच्छे डिफेंसिव जो है उसमें फार्मा तो अच्छा चल ही रहा है, साथ ही जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, क्या यहाँ पर भी रडार पर रखना चाहिए इन स्टॉक्स को? आपके क्या होंगे टारगेट्स ओएनजीसी के लिए? जी बिल्कुल, फार्मा काफी पॉजिटिव भी लग रहा है। उसमें से एक लुपिन मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। बट अगर हम ऑयल एंड गैस की अगर स्पेस की अगर हम बात करें तो ओएनजीसी में भी थोड़े सॉफ्ट ओपनिंग जरूर है, पर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स जो है 185 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, 175 के एक क्लोज सपोर्ट को ध्यान रखते हुए।
किसी तरह से धीरे धीरे करके अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने आप को 2500 के ऊपर बनाए रखा था, लेकिन खबर आने के बाद अडानी एंटरप्राइज में आज 5% की गिरावट है और इस शेयर को 2400 के दहलीज पे वापस लाया। 122 रुपये एक ही दिन के अंदर साफ़ हो गए। जो मेहनत की गई थी 2500 के ऊपर बनाए रखने की, वो एक ही दिन में साफ़ हो रही है। क्या यहाँ पे कोई नियर बाय सपोर्ट है? एक बार प्रशांत आप चेक करना, 5% शेयर नीचे है। विक्स के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग बाजार में थोड़ा सपोर्ट मिलने में भी समय लग सकता है, इसलिए इसको अभी पकड़ें या फिर अभी और जाने दें नीचे, फिर देखिए अडानी एंटरप्राइजेस को। जी, अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो मुझे लग रहा है 2450 के ऊपर स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए मैं शॉर्टिंग इस लेवल पे अवॉइड करूंगा। बट डेफिनेटली वीकनेस और नजर आएगी और मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी 2370 2375 लेवल दिखा सकता है। तो कोई शॉर्ट होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल होल्ड करे। लॉन्ग्स तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर ये स्टॉक 2370 75 आ जाए, वहां पे आपको प्राइस एक्शन चेक करना होगा और अगर आप शॉर्ट हो तो उस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर पकड़ते हैं जहाँ पर आज शुरुआती या कुछ हद तक मजबूती या फिर ट्रेड आपको अच्छे मिल जाएंगे। ज़रा पता देखते हैं वो कौन कौन से हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, कैश का शेयर है एक्चुअली में, वो है रेन इंडस्ट्रीज़। फ्यूचर्स में भी होगा ये। रेन इंडस्ट्रीज़ को एक बार आप चेक करेंगे शिवांगी? रेन इंडस्ट्रीज़ ये लॉन्ग का कैंडिडेट है या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए, इसको बेस कंफर्म कर देना चाहिए? रेन इंडस्ट्रीज़ जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अभी एक ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक ने अपने एक रेंज को तोड़ा है और वीकनेस जरूर बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें और फिर जब स्टेबलाइज हो कहीं ना कहीं 153 के आसपास, तो वहां पे हम प्लान कर सकते हैं। सुमित, एपीएल अपोलो के चार्ट को लेके आई है। एपीएल अपोलो ने फ्राइडे को धमाकेदार नंबर तो दिए, इनफैक्ट FY25 के लिए गाइडेंस भी बढ़ाई है। एपीएल अपोलो ट्यूज परफेक्ट 1600 रुपए की तरफ ये डायरेक्शन ले रहा है। खराब बाजार में स्टॉक कड़क है और फ्राइडे से भी इस पर वैल्यू बेस्ड वॉल्यूम हो रहा है। इसका इंडिकेशन है कि अच्छी बाइंग हो रही है। इस भाव से लेंगे आप? 1550 का भाव है, 30-40 रुपए क्या शॉर्ट टर्म में बनेगा इसमें? देखिए, न्यू एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बिल्कुल आप बने रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं 1480 के लेवल्स के लिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम बनेगा। देखिए, जो एक डेली का कैंडल है 31 जुलाई का, जो रेंज है वो रेंज अगर ब्रेकआउट हो रहा है फ्रेशली, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 1700 और 1750 ये दो लेवल्स अचीव होने के चांसेस है। ये एपीएल अपोलो जय कजारिया को भी लेके आई है। कजारिया ने भी अच्छी कमेंट्री, अच्छे रिजल्ट दिए। ये बहुत ही, ये पूरे स्पेस में बड़ी पिटाई हुई है, बहुत पैसा निकला है। धीरे धीरे कजारिया जो सेक्टर लीडर है वो 1450 पे आ गया है। क्या ये 1500 के लिए तैयार हो रहा है? डेली चार्ट पर देखे तो काफी कंसोलिडेट हो रहा है, तो मैं एक थोड़े क्षण के लिए रुक जाऊंगा। अराउंड 1470 के भाव के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा, उसके बाद मैं फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करूंगा। जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, बट 1470 से पहले मैं फ्रेश ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन में। ऑल्सो 15 मिनट्स की चार्ट पर भी प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड में, तो वो अराउंड 1470 के वहां पर है, तो उसके लिए मैं रुकूंगा। और आज के दिन का भी हम देखें तो उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया है, तो थोड़ा रुक के चलूंगा, कॉशियस वे में चलूंगा। तो ये क्रूशियल पॉइंट होगा 1470 के ऊपर का। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो रहे कजारिया सेरेमिक्स पे बात, लेकिन मिड कैप आईटी, और इनफैक्ट आईटी में भी आप देखें तो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इनमें स्ट्रेंथ है। और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट और कोफोर्ज, यहाँ भी ये भी परसिस्टेंट चल रहे हैं। रत्नेश, कोई स्टॉक रडार पे आ रहा है आईटी से, आईटी स्पेस से? जरूर मिड कैप में मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप आईटी पे ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंडेक्स को प्रेशर रहेगा। तो जैसा आपने जिक्र करा कोफोर्ज का, तो कोफोर्ज एक काफी अच्छे किस्म आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है परसिस्टेंट के बाद में। परसिस्टेंट हालांकि पहले आउट परफॉर्म कर चुका है, तो कोफोर्ज में कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे। मुझे ऐसा लगता है कोफोर्ज में इंट्राडे का तो नहीं, पर हम होल्डिंग के हिसाब से थोड़ा सा जरूर इसमें ट्रेड लेना चाहिए। इसमें 5450 ये टारगेट हमको आते हुए दिख सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बनेगा, बहुत ज्यादा दूर का स्टॉप लॉस भी नहीं। इसमें 5200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 5450 तक के टारगेट के लिए इसमें जरूर कोफोर्ज में एंट्री ले सकते हैं।
ओके ठीक है, ये तो रही कोफोर्ज पर बाय। मिड कैप आईटी कोफोर्ज आपको पसंद आ रहा है यहाँ से, लेकिन जुलाई में म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ का बाइंग किया है और कौन से स्टॉक से एग्जिट लिया है, ये एक बार शरद हम तक की रिसर्च लेकर आए हैं। शरद से जुड़ते हैं। शरद बताएं कौन कौन से स्टॉक सामने आए हैं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है म्यूचुअल फंड हाउसेस की टोटल बाइज और सेल्स, जहां पे जो की मूवमेंट्स देखने मिले हैं जुलाई के महीने में, उस पे हम फोकस करेंगे। लार्ज कैप्स की बात करें तो यहाँ पे 4 बड़े दिग्गज जो है कंपनीज के नाम आते हैं एडिशंस पे, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और एचयूएल। वहीं अगर बात करें जहाँ पे उनकी शेयर होल्डिंग्स कम हुई है, वो नाम इंक्लूड करते हैं एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एलटीआई, माइंडट्री। अगर एक्शन मिड कैप स्पेस के बारे में बात करें तो जो स्टॉक्स है जहाँ पे एलोकेशंस बढ़ी है और एक फ्रेश एंट्री भी आई है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा फेडरल बैंक, फोर्टिस हेल्थकेयर और एबीएफआरएल में भी बाइंग देखने मिली है। लेकिन ये कौन से स्टॉक्स है मिड कैप स्पेस में जहाँ पे जो सेलिंग देखने मिली है जुलाई के महीने में, वो इंक्लूड करते हैं पॉलीकैब, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बाइकॉन और वोल्टस। अब एक्शन की बात करें तो स्मॉल कैप स्पेस में सबसे ज़्यादा रिटेल इंटरेस्ट है, और अगर एसआईपी इन्फ्लोज की बात करें मंथली नंबर्स पे, तो स्मॉल कैप फंड्स में तो लगातार 6वें महीने तक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज देखने मिली हैं। लेकिन यहाँ पे नए एंट्रीज़ क्या है म्यूचुअल फंड हाउसेस के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन नाम इंक्लूड करते हैं रेलटेल कॉर्प, टाइम टेक्नोप्लास्ट, उड़ीसा मिनरल्स और विष्णु केमिकल्स। वहीं अगर कंप्लीट एग्जिट्स की बात करें म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, तो आपके नाम आते हैं ग्रैनुअल्स इंडिया, अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स, बीएससी और मित्सु केमप्लास्ट। ठीक है शरद, ये आपने अच्छे से बता दिया कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने क्या खरीदा और क्या बेचा है। लेकिन इस बीच में एक बार आपको ना वापस से निफ्टी का चार्ट लेके आता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ना इंडेक्स आपका मनोभाव चेक करेगा। आज आप इंडेक्स को देख के अपने सौदे, कई बार क्या होता है ना, रेट अच्छे होते हैं लेकिन इंडेक्स चलने नहीं देता उस शेयर को, इसलिए बार बार इंडेक्स देख के आज ट्रेड करना। आप एक बार निफ्टी का मैं चार्ट लेकर था, आज का ना आप लो भी चेक कीजिएगा। आज का जो लो है निफ्टी का वो है 19,257। ये आप जो चार्ट देख पा रहे हैं डेली बेसिस का चार्ट है। हमने एक स्लैंटिंग डाउनवर्ड लाइन भी लगाई थी और आपको बताया भी था कि ये लगातार अब वीक हो रहा है। इसने पहली बार सपोर्ट लिया है हर इस लाइन पे। ये 50 दिन की एवरेज है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। अब आप देखिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ये अप्रैल से लेकर अब ये पहली बार हमने इसको टेस्ट किया है। अप्रैल में एक बार ब्रेकआउट किया था इसका, और अब हम फिर इसको टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम अगस्त आ गए हैं। इस बीच हमने कुछ नहीं देखा, हम सिर्फ चलते रहे। तो इसलिए पहला पड़ाव निफ्टी का यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है 257 पे। ध्यान रखिएगा 250 के नीचे आज का इंट्राडे लो एक बार गया तो फिर और दिक्कत बढ़ेगी। अगर आज का इंट्राडे लो नहीं गया तो शायद हो सकता है पुल बैक का सौदा आपको मिल जाए, क्योंकि पहले पड़ाव पे कुछ थकान लोग उतारने के लिए आते ज़रूर हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक और बात मैं आपको इंडिया विक्स दिखा देता हूँ। ये करीब 12% तक पहुँच गया था, थोड़ा खिसक कर ये 8% पे आया है, इसलिए इंडिया विक्स को भी लगाए रखिएगा। निफ्टी को भी आज क्लियरली वॉच कीजिए, बहुत अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएंगे आज के सौदे अगर आप चेक कर रहे हैं तो। कुछ एक और स्टॉक्स पता करते हैं, वोल्टास चेक करवाते हैं। वोल्टास, प्रशांत जी एक बार जरा चेक कीजिए, 800 के नीचे जा नहीं रहा, काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, और एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर ड्यू भी है। तो क्या वोल्टास को प्लस करें 850 के टारगेट के लिए? मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस वाले शेयर चाहिए, वोल्टास उसमें से एक है। जी डिम्पी जी, आज जो लो बना है 790 के लो से इसको बाय कर सकते हैं स्पॉट में। मुझे लग रहा है कि ये कंफर्टेबली 835-40 के जोन दिखा सकता है। बहुत अच्छा पैटर्न है और में बिल्कुल भी वॉल्यूम। ठीक है, आप वोल्टास को बता रहे हैं कि आज का लो का एक स्टॉप लॉस लगाओ और इसको प्लस कर लो। ये शेयर ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और शेयर भी चेक कर लेते हैं जहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज पता करते हैं, क्या ये शेयर भी ठीक है? डॉक्टर रेड्डीज, शिवानी आप चेक करेंगे डॉक्टर रेड्डीज? ओह ठीक है, प्रशांत एक बार आप चेक करना डॉक्टर रेड्डीज। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक तो टेलविंड्स है, फार्मा सेक्टर को बहुत स्ट्रेंथ है। अभी करंट प्राइस अगर हम देखें तो 565 ऑलमोस्ट 5,900 के करीब स्पॉट है, थोड़ा स्ट्रेच्ड है। तो इस लेवल पे मैं फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट जिनके पास पोजीशन हो वो थोड़ा डीप ट्रेल करे 5,790 के आसपास, यानी 5,800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेल करो। और अगर कोई छोटी रिस्क लेना भी चाहे तो 5,810-15 के बीच स्टॉप लॉस रख के स्पॉट में ही, यानी कैश में आप क्वांटिटी प्लान करके खरीदारी कर सकते हो। ये स्टॉक यहां से अगर सस्टेन करके पिक हो जाए तो आपको कंफर्टेबली 6,000 के लेवल दिखा सकता है।
वोल्टास में एक बात अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि वोल्टास ने लगातार 760 रुपए तक का लो देखा, काफी ज्यादा सेलिंग आई क्योंकि उनके रिजल्ट्स खराब थे लेकिन मार्केट शेयर लूज कर रहे थे। खबर बाजार में ये आई कि इन्होंने अपना मार्केट शेयर लूज से गेन करना वापस शुरू कर दिया है। 760 वाला 810 820 की तरफ गया, लेकिन जो वीकेंड में रिजल्ट आया उसने लोगों को मायूस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन रिजल्ट्स में नजर आया वापस से मार्केट शेयर लूज हुआ है। तो अगर आप वोल्टास को खरीदने में इच्छुक हैं तो थोड़ा रुक के खरीदें, वापस एक बार थोड़ा ये पुल बैक आने दीजिए। लोग अटके हुए हैं 760 वाले 750 वाले लेके जो बैठे थे कि चीज़ें बेहतर होंगी यहाँ से, वो भी अटके हुए, उनकी स्विलिंग थोड़ी आ सकती है। उसके बाद आप एंट्री लें वोल्टास में, क्योंकि इस रिजल्ट में भी नेगेटिव सरप्राइज आया है जो कि बाजार को उम्मीद नहीं थी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। एक खास रिपोर्ट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एसिस डायरेक्ट के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं, टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट धर्मेश शाह ने एक बहुत खास रिपोर्ट निकाली है और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास रिपोर्ट ऐसे समय में आपको धीरज देगी, आपको जो है अच्छा फील कराएगी, फील गुड कराएगी, क्योंकि धर्मेश बाबू का ये कहना है कि 21,500 का निफ्टी हो सकता है मार्च 2024, यानी 21,500 का, और इस दिवाली तक आपको 20,700, दिवाली 12 नवंबर की है प्रियंका, बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल, अगस्त आधा खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 2-2.5 महीने में 20,700 की रैली उनको नजर आती है। धर्मेश बाबू हमारे साथ जुड़े। धर्मेश, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया 18 ऑफ स्वदेश पे। मुझे बताएं ऐसे क्या लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है कि इस डिक्लाइन में लेना चाहिए जो कंसोलिडेशन चल रहा है? Yes, good morning, Ajay. Thank you for highlighting our report show. Speaking out today. Yes, we remain to be positive on the market. हमें अच्छा लग रहा है मार्केट। स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है अजय, और हमारे रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने कंपेयर किया है जो ट्रेडिंग पैटर्न से सिमिलर टू 2014, 2017, जहाँ पे स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्शल्स ऑफ द लाइफ। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं करेक्शंस जो आ रहे हैं अभी, पहले भी जब करेक्शन इनसाइड द बुल मार्केट आते थे तो 5 से 6% के आसपास के करेक्शंस होते थे और उसके बाद बाजार एक नई ऊंचाई को छू देता था। कहीं ना कहीं अभी क्या हुआ कि जब आप प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल एक कंसोलिडेशन में हम चल रहे थे 16,800 से 19,800 का जो हमने ब्रेकआउट देखा, वो ब्रेकआउट का जब प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करते थे उसके बाद एक करेक्शन आते, तो इंटरमीडिएट करेक्शन 5 से 6% के रहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 19,900 से भी पकड़ता हूँ 5 से 6% का करेक्शन, तो कहीं ना कहीं 18,900 18,800 के आसपास मार्केट कैन कम। बट लुकिंग एट द हिस्ट्री हमें लगता है कि डरना नहीं चाहिए। हमें लग रहा है हम स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में, और इस स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में वी विल सीइंग अ टारगेट ऑफ 20,700 इन दिवाली कमिंग, क्योंकि प्रीवियसली भी जब ये ऐसे जब तभी जब ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्टिंग के बाद करेक्शन आते हैं उसके बाद का जो मूव होता है काफी वायलेंट होता है, काफी शार्प होता है। तो यस, शॉर्ट टर्म की बात करें तो हो सकता है कि हम करेक्शन मोड में जा रहे हैं, जो अच्छा भी है, कहीं ना कहीं मार्केट को हेल्दी करेगा क्योंकि हम काफी ओवरबॉट कंडीशंस में भी थे। तो ये एक करेक्शंस को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए, रेदर देन टू मच फोकसिंग ऑन द ग्लोबल न्यूज और क्या तो फिर डोमेस्टिक न्यूज। कहीं ना कहीं मार्केट काफी चीजों को फैक्टर इन करके maybe in the month of September we will see Nifty crossing or near the 19,900 to 20,000. ओके, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हैं कि धर्मेश ये एक शैलो करेक्शन हो सकता है 5 से 7% का, यानी 20,000 से हम यहाँ पर लेकर चलें तो ये तो निफ्टी पर एक बात रही। बैंक निफ्टी को की चाल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम बैंक्स में देख रहे हैं कहीं ना कहीं पिछले 2 क्वार्टर से ही थोड़ी से लगाज तो रहे हैं वो। बैंक निफ्टी में क्या बाइंग के मौके इस वक्त होने चाहिए या रुके वहाँ? देखिए प्रियंका जी, अगर आप बैंक निफ्टी 38% वेटेज है निफ्टी के, बिना बैंक निफ्टी आप जो टारगेट की बात कर रहे हैं वो अचीव होना डिफिकल्ट। तो हमें लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी इन द नियर टर्म कहीं ना कहीं करेक्शन में है, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 37,000 से 45,000 का लगातार वन साइड मार्केट था विदाउट एनी मेजर करेक्शन। अभी जो हो रहा है कहीं ना कहीं आफ्टर यू रन सो मच यू रिक्वायर सम बिट ऑफ अ ब्रीदिंग स्टेज, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थाक खा रहा है। हो सकता है ये थाक आपका 42,000 42,500 के आसपास तक जाए और यहाँ से हम नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड देखते हैं जहाँ पे 48,000 के आसपास का टारगेट बैंक निफ्टी का। रही बात स्टॉक सिलेक्शन की, तो यस, PSU बैंक्स जहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशंस ब्रेकआउट हुए हैं 12 साल के बाद,
वो तो आउट परफॉर्म करेंगे, तो उसी के साथ कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स में भी हम एक अच्छी मूवमेंट आने वाले दिनों में देख सकते हैं। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि धर्मेश का व्यू बैंक निफ्टी पे 48,700 का टारगेट भी है, तो उसको ही बना के चलें। बट मोटी बात यह है कि एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में करेक्शन शैलो होते हैं, यानी हल्के होते हैं, बहुत डीप नहीं होते हैं। 25% नहीं घट जाएगा बाजार, 5, 7, 10%। और उस शैलो करेक्शन का आपको फायदा उठाना है। स्ट्रक्चरल तेजी अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हुई। धर्मेश बाबू ये बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपको इंडेक्स में निफ्टी में सबसे मजबूत लग रहे हैं। हम बैंक से ही बात करेंगे, मिड कैप से ही बात करेंगे, बट 3-4 स्टॉक्स आप बताएं जो बाजारों खींचेंगे। ये जो आपने बताया कि ये 5-7% की एक छोटी गिरावट आएगी और उसके बाद बाजार खींचेगा 20,700 दिवाली और 21,500 मार्च तक, तो खींचेगा कौन से स्टॉक्स? देखिए ये अगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो यस, बैंकिंग विल बी द लीडर। तो जहां पे हमें लग रहा है कि स्टॉक्स लाइक SBI एंड HDFC बैंक, ये दोनों स्टॉक्स मे बी शॉर्ट टर्म करेक्शंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। SBI आफ्टर द नंबर्स कहीं ना कहीं हमको करेक्शंस देखा है उसमें, बट 540-550 का वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है SBI। हमें नहीं लग रहा है उसके नीचे जाना चाहिए, और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन स्टेज है SBI का। तो यस, SBI एक है जहाँ पे हम 10 से 15% का मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि 650 to 680 लाइकली टारगेट फॉर SBI। अपार्ट फ्रॉम SBI, HDFC बैंक, अभी HDFC बैंक पोस्ट में कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन हम देख रहे हैं द नियर टर्म, बट स्टॉक की सपोर्ट की बात करें तो 1560, 1570 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हमें लग रहा है कि होल्ड करेगा, और यहाँ से हम 1750 to 1840 will be likely target for even HDFC Bank. Second stocks which we like is Reliance Industry. Now Reliance again I would say कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन में ही है अभी भी, मतलब 2550 ऊपर में और नीचे में कहीं ना कहीं 2480 के ट्रेडिंग रेंज पे घूम रहा है, पर लग रहा है कि पोस्ट जियो लिस्टिंग है, सो वी कैन सी मोमेंटम टुवर्ड्स रिलायंस आल्सो, जहां पे हमें 10 से 15% का अपसाइड रिलायंस में लग रहा है। थर्ड स्टॉक विल बी द IT, जहां पे हम एक कॉन्ट्रावेट ले लेंगे। ये IT क्यों हमें अच्छा लग रहा है, जैसे कि अभी अगर आप न्यूज फ्लो देखिए तो कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं आ रही है IT के लिए, बट अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं IT सेक्टर का, तो यहाँ पे एक चार बार ऐसा हुआ है जहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आया है टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज। तो टाइम वाइज की बात करते हैं तो 6 से 7 क्वार्टर का लगातार फॉल रहता है, और प्राइस वाइज की बात करते हैं तो 30 से 35% का करेक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमेशा IT के सेक्टर इंडाइसेस ने न्यू हाई मारा है। करंट सिनेरियो में की बात करें, ऑलरेडी हम 6 क्वार्टर से IT सेक्टर में डाउन 34% हमने करेक्शन देख लिया है। लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे IT एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर रहा है, और maybe in the coming days we will see a sharp spike in IT sector. तो कहीं ना कहीं TCS है जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस क्लियर कट दिख रहा है अमॉन्ग द सेक्टर। तो TCS भी एक देख सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे हम 3640 3700 के टारगेट के साथ TCS भी देख सकते हैं। तो स्टेट बैंकिंग हो गया, रिलायंस हो गया, IT हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फार्मास ऑफ द वर्ल्ड। फार्मा आफ्टर 22 months ऑफ लॉन्ग कंसोलिडेशन एक हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छी एक्शंस भी देखी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि सन फार्मा, जहाँ पे हम 10 से 15% के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। तो दीज आर द स्टॉक्स व्हिच विल सी अ ग्रेजुअल अप द कमिंग डेज। ये स्पेसेस तो आपने अच्छा किया, हाईलाइट किया धर्मेश, लेकिन ये जिस तरह की इस वक्त आपको मूव मिड कैप और स्मॉल कैप में दिख रही है, लगातार हम 5-6 महीने से देखें ट्रेंड वहां पर फ्लोज का भी ज्यादा दिख रहा है, क्या मिड कैप में मोमेंटम बना रहेगा ब्रॉडर मार्केट में? तो प्रियंका अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी 18 वीक हो गए वन साइड निफ्टी मिड कैप चला है विदाउट एनी मेजर करेक्शंस। अभी जो हो रहा है कहीं ना कहीं इज समथिंग अ करेक्शन व्हिच इज अ पार्ट एंड पार्शियल। तो हमने इस पे एक एनालिसिस किया है कि निफ्टी 100 वर्सेस निफ्टी 500 का एक रेशियो चार्ट। ये रेशियो चार्ट क्या इंडिकेट करता है कि जब रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट आता है उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद जब निफ्टी 100 वर्सेस निफ्टी 500 में रेशियो चार्ट पे जब ब्रेकआउट आता है, तो पोस्ट रेशियो चार्ट वी हैव सीन दैट द रैली कंटिन्यूज ओवर द कपल ऑफ इयर्स, आई वुड से नॉट कपल ऑफ वीक्स, मतलब कि कहीं ना कहीं 1-2 साल तक वो तेजी चलती है टू टॉप फॉर इवन 2009-10 और इवन 2014-15। तो कहीं ना कहीं जब ये रेशियो चार्ट में और जो तेजी रहती है वो मिनिमम 25 से 30% के आसपास रहती है। तो हमें लग रहा है कि निफ्टी मिड कैप में तो अभी तेजी चालू हुई है, मे बी करेक्शंस आएंगे, जैसे आपने कहा कि लगातार चला है 18 वीक तक वन साइड है, तो कहीं ना कहीं वो करेक्शंस मांग रहा था। मार्केट ऑलवेज कहीं ना कहीं कोई रीजन चाहिए फॉल के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अभी ग्लोबल न्यूज का है या
थोड़ा डोमेस्टिक के हिसाब से भी बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन है, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स में यहाँ से अगले नए 2 साल तक हमें लग रहा है कि अच्छी तेजी रहेगी, जहाँ पे मिनिमम 25 से 30% की अपसाइड हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देख सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन धर्मेश, वेरी क्विकली, क्योंकि मेटल में जो स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या वो डॉलर इंडेक्स से एक फर्दर इस मूव को सस्टेन नहीं करने में क्या डॉलर इंडेक्स एक स्पॉइल स्पॉट हो सकता है? यस प्रियंका, क्योंकि कहीं ना कहीं लुक एट द डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हो तो कहीं ना कहीं वहां पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन 114 117 का हाई मारने के बाद जो भी रैलीज आ रही है, पुल बैक रैलीज जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और फास्टर टाइम में नहीं होती है, रिट्रेसमेंट स्लोअर पेस में होती है। तो कहीं ना कहीं वीक ट्रेंड है। यस द नियर टर्म कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा बाउंस देखा 100.20 से 103 तक का, बट यही हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डॉलर इंडेक्स शुड ब्रीच 100 एंड शुड बी लुकिंग फॉर 96 टारगेट बाय मार्च 2024। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएंगे मेटल्स के लिए। मेटल्स में भी वही हो रहा है जो भी आईटी में हो रहा है, काफी नेगेटिविटी है, पर आप अगर देखिए आफ्टर ऑल दिस नेगेटिव न्यूज कहीं ना कहीं स्टॉक्स नहीं टूट रहे, तो कहीं ना कहीं ये पहला इंडिकेशन है कि यहाँ नेगेटिव न्यूज यहाँ पे प्राइस्ड इन हो चुका है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है, तो ऑफ एक्यूमुलेशन स्टेट। तो मेटल्स भी हमारे हिसाब से बाय बनते हैं, आने वाले दिनों में हम उसमें भी एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। अंतरा बाय, आपका आईटी और मेटल्स पे बहुत ही शानदार व्यू है, ये काफी डिफरेंशिएटेड रिपोर्ट हमारे लिए धर्मेश लेके आए हैं, क्योंकि अगर सेकेंड हाफ से इनफैक्ट अर्ली नेक्स्ट ईयर में अगर रेट कट शुरू हो गए तो वन साइडेड ट्रेड आपको आईटी में और मेटल मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल सेक्टर सबसे ज़्यादा यही दो हैं और जहाँ पे नेगेटिविटी काफ़ी है। अगर आप देखिए किसी को आईटी दीजिए, आईटी का कोई स्टॉक बाय कॉल दीजिए, कोई लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मिड कैप आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। मेटल्स में एक रिबाउंड आया था, लेकिन चाइना के कमजोर डेटा ने उस ट्रेड को भी अनवाइंड कर दिया। लेकिन धर्मेश को लगता है तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट धर्मेश, शुक्रिया। ऐसी रिपोर्ट अच्छी शेयर करते रहिए, ईटीएन ऑफ स्वदेश के व्यूअर्स को एजुकेट करते रहिए और पैसा कमवाते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा आपको एक इनकी हाई कन्विक्शन के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि रिबाउंड बनता है और आप यानी शैलो करेक्शन होगी। 5 से 7% की करेक्शन तो अजय अगर आप 20,000 से देखें तो 19,200 19,300 के आसपास की दिखती है जो अभी दिख रही है। हाँ, वही हुआ है, टॉप से आए भी हैं हम। इनफैक्ट आज भी देखिए रिबाउंड की उम्मीद कर रहे हैं, 19,300 के ऊपर वापस थोड़ा सा आया। मैं कहता हूँ ये हफ्ते थोड़ा अगर जद्दोजहद रहती है, एफआई की सेलिंग बढ़ भी गई तो एक बार जाते जाते मितेश और जय से भी एक व्यू ले लें, उसके बाद एक स्पेशल शो हम आपके लिए लेके आए बाजार की एक दिग्गज शख्सियत के साथ। लेकिन लेवल्स क्या देखने चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे मितेश बाकी के सेशन के लिए? देखिए, आज के सेशन के लिए अगर 19,350 क्रॉस होता है जो 44 पॉइंट्स अवे है फ्रॉम द करंट लेवल, तो हमारे हिसाब से आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मूव सेकंड हाफ में देखने के लिए मिलेगी और शायद ऐसा हो सकता है कि वी क्लोज फ्लैट। और बैंक निफ्टी की बात है वो 44,000 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंगली रिलायंस ने एक कमान पकड़ी है, जो ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने कहा था कि कोई लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन नाउ रिलायंस इज कमिंग बैक। तो लग रहा है कि जो पॉज है वो फॉर द डे इज ओवर और सस्टेनेबली इन द सेकेंड हाफ प्रोबेबली, क्योंकि मारुति भी अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो प्रोबेबली इन द सेकेंड हाफ वी मे सी अ गुड अपसाइड। इनफैक्ट बिल्कुल आधा परसेंट नहीं है। देखिए, रिलायंस ही ऊपर लेकर आया बाजार को। आप जो बोल रहे हैं 19,300 के पास आया, तो उसमें रिलायंस और आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हैं जो ऊपर लेकर आए हैं मार्केट को इस वक्त। बैंक्स में थोड़ी सी आपको कोटक महिंद्रा बैंक से एक मूव दिख रही है, लेकिन बैंक्स अभी तो थोड़े लगाड़ दिख रहे हैं। आज एक बार जय से पूछ लेते हैं, जय क्या लगता है बाकी के सेशन के लिए, क्या कुछ ट्रेड देखे जाएंगे आप? आज इंडेक्स के लिए तो मैं ट्रेड खुद नहीं बोलूंगा। इफ अराउंड 19,370 के ऊपर चल रहा है बाजार, तो फिर एक अच्छा खासा ट्रेडिंग के लिए लाइक 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हो। उसके पहले आपको इंडेक्स के लिए कुछ ट्रेड नहीं बनना। बट फार्मा सेक्टर आज अच्छा चल रहा है, तो इवन लुपिन में भी एक ब्रेकआउट मैंने नोटिस किया। तो लुपिन पर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक कॉल लेना हो तो ले सकते हो। अराउंड 1100 के वहां पर है, उसके ऊपर सस्टेन करके बैठा है और हम देख सकेंगे अराउंड 1140 तक ये स्टॉक आ सकता है 1-2 दिन में। सो ये स्टॉक में बाय करके चल सकते हो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। सो फार्मा स्टॉक अभी मोमेंटम अच्छा दे रहे, इंडेक्स को हेल्प कर रहे। सो फार्मा स्टॉक पर लुपिन मेरी एक राय रहेगी अच्छा 1-2 दिन के लिए। राइट, चलिए शो को समाप्त करने का और का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले डिम्पी
गदर 2 में आपने तो परसों एक्शन कर दिया चैनल पर भी, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने भी, लेकिन आपको पता है कि देश भर में क्या हो रहा है? गदर 2 को देखने के लिए क्या क्या मजमा जम रहा है और क्या जबरदस्त हरकत हो रही है, आपको दिखवाते हैं। आज आनंद महिंद्रा जी ने कुछ विजुअल शेयर किए ट्विटर पे, आइए आपको दिखाएं। आपका फेवरेट गाड़ी भी है उसमें, ट्रैक्टर। लोग ट्रैक्टरों पे जा जाके गदर 2 देखने जा रहे हैं। डिम्बी, आपने ट्रैक्टर तो खूब चलाया होगा। ये मैंने भी देखा है अजय, हाँ मैंने खूब चलाया है और अभी भी कभी मौका मिलता तो मैं ज़रूर चलाता हूँ। और ये भीलवाड़ा का है, ये असल में राजस्थान का है, जहाँ पर पूरा का पूरा एक गांव जो है गदर मूवी देखने के लिए आया। और आप देख पा रहे होंगे बकायदा उनके जो एंसिलरीज देखो स्वराज पीछे लगी हुई है। स्वराज ट्रैक्टर जो है वो इसका ब्रांड है, अपने महिंद्रा का ही ब्रांड है। तो ये खुशी देश भर में किसान मना रहे हैं गदर 2 के साथ। शो को दीजिए, हमें दीजिए इजाज़त, शो देखते रहिए। और आगे हमारी प्रियंका जो है वो एक बाजार की दिग्गज के साथ एक स्पेशल शो करके लाई है मार्केट का, वो आप एंजॉय करते रहिए।